बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ चेयरमैन नेप्रा अथॉरिटी और निहायत ही काबिल एहतराम सामीन जो हमारे साथ यहाँ पर और वर्चुअली मौजूद हैं, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून। मैं तैयबा सलीम आज के वेबिनार में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरत अल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस्समद। अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद। न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और कोई उसका हमसरो बराबरी करने वाला नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आज का ये वेबिनार साइबर सिक्योरिटी रोड मैप प्रैक्टिशनर्स अप्रोच चेयरमैन नेप्रा के खास इकदाम पावर विद सिक्योरिटी के तहत मुनक्किद किया गया है। नेप्रा साइबर सिक्योरिटी ओटी आईटी रेगुलेशंस अप्रूव हो चुकी हैं और अब तक 120 फोकल पर्सन की नॉमिनेशंस हो चुकी हैं और रेगुलेशन की कंप्लायंस रिपोर्ट मौसूल हो रही हैं और आगाही के मकसद के तहत वेबिनार्स का सिलसिला जारी है। हमारा आज का ये 7वां वेबिनार है। पिछले तमाम वेबिनार्स आप नेप्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले अब मैं चेयरमैन नेप्रा साहब को दावत देना चाहूंगी कि आज के वेबिनार की ओपनिंग रिमार्क्स के लिए तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। कुर्रतुलैन, शुक्रिया आपका और आपकी टीम का आज का ये जो वेबिनार है और स्लैश सेमिनार इसको होल्ड करने का। बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव ये आप लोग चला रहे हैं आगे पावर विद सिक्योरिटी के नाम से, जिसमें कोशिश हमारी ये है कि हम जितने हमारे इस कौम ने जो मल्टी बिलियन डॉलर्स खर्च करके एसेट्स लगाए हैं स्पेशली रोटेटिंग पार्ट्स वाले ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, उसको हम सिक्योर करें। उसके लिए हम जैसे अभी बताया गया अपनी रेगुलेशंस लेके आए हैं और एक सीरीज ऑफ अवेयरनेस हमने शुरू की है यहाँ पे नेप्रा में। और हमारे जितने लाइसेंसीज हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है वो इस इनिशिएटिव को बड़ा हाईली रेट करते हैं। तो मैं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे दोनों स्पीकर्स का, नुमान साहब जो यहाँ शायद मौजूद हैं और एक हमारे सुहेल साहब जो कि ऑनलाइन मौजूद हैं। आई एम श्योर ये दोनों एक्सपर्ट्स अपनी फील्ड के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो हम उनसे सुनेंगे। बट जो 5 इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं उसका जिक्र ना करना आपकी मौजूदगी में वो ज़्यादती होगी। पहला है पावर विद प्रॉस्पेरिटी, जिसमें 2 साल पहले हमने ये अपने जितने लाइसेंसीज हैं उनसे ये पूछा कि भाई आप जिस कम्युनिटी में ऑपरेट कर रहे हैं उसमें फलाह बहबूद के क्या काम कर रहे हैं। तो आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि हमने 52,000 से ज़्यादा इस पे जॉब्स क्रिएट करवाई। तकरीबन 33 बिलियन रुपीस प्लस फाइनेंसिंग हुई है, जिसमें से तकरीबन कोई 9,724 जॉब्स हैं वो ख़वातीन की हैं और 963 नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं CSR के पाकिस्तान में, जिसको हम SDGs यूनाइटेड नेशंस के जो SDGs हैं उस पे भी उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त एक पोर्टल बनाया है। पिछले साल भी और इस साल भी हमने रिवॉर्ड किया है अपने जो बेस्ट परफॉर्मिंग लाइसेंसीज हैं। तो इस दफ़ा अभी 3-4 हफ्ते पहले हमने ये सेरेमनी मुनक्किद की थी और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसके अलावा खुद फाउंडेशन के साथ हमने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव पावर विद प्रॉस्पेरिटी का शुरू किया है, जिसमें कि अभी तकरीबन 234 लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन हमने दिलवाए हैं जो कि अपने रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा बिजली उनके घर में आई है, या कुछ डोमेस्टिक हैं और कुछ इसमें से छोटे छोटे बिजनेस भी हैं। इसके अलावा कराची में हमने एक केई के साथ मिलके रोशनी बाजी के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें पहले साल 40 और इस साल 60
बच्चियों ने ग्रेजुएट किया जो कि इलेक्ट्रिकल का सारा उन्होंने जो है वो सर्टिफिकेशन की है, और वो उनमें से कुछ उन्होंने ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। छोटी मोटी अप्लायंसेस, छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल का काम वो कर रही हैं। इसके अलावा वो मीटर रीडिंग्स भी कर रही हैं, घरों में जाकर वो एडवोकेसी भी करती हैं, कन्विंस करती हैं लोगों को कि ये कुंडा सिस्टम ख़त्म करें और आप प्रॉपर मीटर लगवाएं। दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। इस दफ़ा मैंने केई को कहा है कि जी इसको बढ़ा के नंबर को 100 कर दें, तो इस साल इंशाल्लाह वो 100 बच्चियों को लेंगे जिनको रोशनी बाजी का सर्टिफिकेशन देंगे। और इवेंचुअली आप देखेंगे कि एक दिन ये खवातीन हमारी पोल्स पे चढ़ के इलेक्ट्रिकल के जो हमारे गैजेट्स हैं उनको भी फिक्स कर रही होंगी। तो पाकिस्तान विल टेक इंशाल्लाह लीड, क्योंकि हमारी ये 50% के करीब जो पॉपुलेशन है, इनकी मदद के बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो हमें पूरा इनको भरपूर सपोर्ट करना है। सेकंड है जी पावर विद सेफ्टी, जिसमें आपको पता ही है कि हमने HSC के ज़बरदस्त रेगुलेशंस लेके आए हैं और स्टैंडर्ड्स लेके आए हैं, और उसमें भी अभी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले हमने अवार्ड किए अपने सारे लाइसेंसेस को जो टॉप परफॉर्मिंग हमारे HSC, और ये दोनों एक ज़बरदस्त इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बाद पोर्टल पे रिपोर्टिंग के बाद हुआ। तीसरा जो है वो आज हम जिस पे इकट्ठे हुए हैं, पावर विद सिक्योरिटी, उसकी डिटेल में जाने की अब जरूरत नहीं है, बता दिया। चौथा है पावर विद यूनिटी, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम सारे अपने जो इंडस्ट्रीज हैं और इसके अलावा हमारे जो लाइसेंसीज हैं और एकेडेमिया, इनको क्लोज लेके आए। एक पोर्टल हमने उसका भी बनाया है, जैसे मैच मेकिंग फॉर एग्जाम्पल शादी.com टाइप का पोर्टल है, जिसमें एक तरफ हमारी पूरी इंडस्ट्री है, दूसरी साइड पे आपके सारे एकेडमी है। तो इंडस्ट्री अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वो वहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे और हमारी जो एकेडमी है उसको पिक करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पावर विद इक्वालिटी, जिसमें हमारी जो बच्चियां हैं वो बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन समहाउ वो जॉब में उनकी इंडक्शन नहीं हो रही। तो उस पर हमारी पूरी कोशिश है कि पावर सेक्टर में जो कि 0.5% से लेके 1.5% है, तो उसको हम बीफ अप करें उस नंबर को। नेपरा में भी नंबर ये कोई 10% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको भी बढ़ाया जाए। और आई ट्राई टू वॉक द टॉक। पिछले 3 साल और 5 महीने में जब से मैं यहाँ चेयरमैन हूँ, 43% हमारी जो खवातीन है वो मैंने हायर की इन द लास्ट माई टेन्योर। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नंबर बढ़ेगा और ये बच्चियां जॉब में इंडक्शन में भी आएंगी, और हमारी कोशिश है कि ये लीडरशिप पोजीशन में जो कि बड़ी अभी मिसिंग है वहाँ पे भी ये जाएं। तो ये जी 5 इनिशिएटिव्स हमारे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसका हमें बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है और मिलेगा, क्योंकि ना सिर्फ हमें जो भी काम करना है उस दुनिया के लिए करना है, बल्कि इस एक आखिरत के लिए भी इंशाअल्लाह अपने लिए कुछ अच्छे काम करके जाएं हम। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपकी सैलरी और आपके बेनिफिट्स के अलावा हमारी कोशिश ये भी है कि आपकी नेकियों में भी इजाफा किया जाए। तो विद दिस, क्योंकि अगर कोई भी जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जब मैं यहाँ आया था तो 29 फर्टैलिटीज हुई थी कराची में, और उसके बाद हमने जब वो देखा तो वो उनके पोल्स जो हैं उनमें अर्थिंग नहीं हुई हुई थी, तो हमने वो पूरे 2,16,000 पोल्स को कराची की अर्थिंग करवाई। इस साल कराची में मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, 8 गुना ज्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रोक्यूशन केस इन कराची। तो ये आपकी सक्सेस है। मैं बीइंग चेयरमैन कोशिश करता हूँ, और मेरे सपोर्ट जो है वो आप सब लोग हैं, आप सब लोग ही मिलके सबको कराते हैं। तो इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें और बेहतर होंगी। हमसे भी अच्छे लोग आएंगे अथॉरिटी में, इंशाल्लाह दे विल टेक इट फर्दर। तो आपकी सपोर्ट जो है वो मस्ट है। विद दिस आई क्लोज माय लिटिल टॉक, और प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू। शुक्रिया चेयरमैन साहब। अब मैं दावत देती हूँ नुमान मुश्ताक साहब को, जो बहरिया यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर, CRC लैब के टीम लीड और पाकिस्तान एयरफोर्स में रिसर्च ऑफिसर रह चुके हैं, जहां मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और सॉफ्टवेयर एप्स के साथ काम कर चुके हैं। काइंडली आप तशरीफ लाएं और आज के मौजू पर अपनी ब्रीफिंग दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान मुश्ताक है और मैं CRC लैब से हूँ, बहरिया यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले तो नेपरा की टीम का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे साइबर सिक्योरिटी के सबसे इम्पोर्टेंट, आई थिंक आज के एरा में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए जो है वो बुलाया। मैं पहले अपना एक थोड़ा सा प्रोफाइल बताऊंगा, फिर हम मूव करेंगे कि बेसिकली ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, और फिर
इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। मैंने जैसे कि मेरे इंट्रो में बताया गया कि इससे पहले मैं एयरफोर्स में रहा। 2015 से लेकर 2019 तक मैं एयरफोर्स के साथ रहा। उसके बाद मैंने जो है वो CRC लैब को ज्वाइन किया, और फ्रॉम 2019 मैं एज साइबर सिक्योरिटी लीड CRC लैब के साथ हूँ। ये मेरे कुछ की एरिया है जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह से रिस्क असेसमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, और पेन टेस्टिंग है, थ्रेट इंटेलिजेंस वगैरह है। तो इंशाल्लाह हम एट द एंड हम जो है वो CRC लैब के बारे में उसका इंट्रो की बात जब हम करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, और हम इंटरनेशनली और नेशनली जो है वो सर्विसेज भी दे रहे हैं, जिस तरह से सॉक की सर्विसेज हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की सर्विसेज हैं, या पेन टेस्टिंग की सर्विसेज हैं। तो अभी हम मूव करते हैं डायरेक्टली टू द टॉपिक, क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम शॉर्ट है। साकिब, ओके। रिस्क मैनेजमेंट से पहले ये अंडरस्टैंड करना लाजमी है कि बेसिकली ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। रिस्क जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो इंटरनल सोर्सेज से और एक एक्सटर्नल सोर्सेज से। इंटरनल सोर्सेज जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स हो सकती है, और यही वो क्रिटिकल पार्ट है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा एरर्स जनरेट होते हैं, और जहाँ से सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस जनरेट होता है। ठीक है, लॉस चाहे डायरेक्टली आपका फाइनेंशियल लॉस हो या रेपुटेशन का लॉस हो। अगर हम बात करते हैं LEAs की या हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो उनके लिए फाइनेंशियल लॉस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी रेपुटेशन होती है। तो एक तो इंटरनल में जिस तरह मैंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स है, और अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो वो कोई डिजास्टर भी हो सकता है, या फिर जिस तरह से फाइनेंशियल कंडीशंस हैं इस तरह के हो सकते हैं। तो बेसिकली जो रिस्क है, इस तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं, ये ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेट होंगे। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो बेसिकली ये आज से पहले जो है वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, अगर हम बात करें 2013-14 से पहले, तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी की हमेशा जो अप्रोच होती थी वो रिएक्टिव होती थी। फॉर एग्जांपल, अगर अगर कोई नया थ्रेट या नया साइबर अटैक आ जाता है, तो देन उसके सिग्नेचर्स को और फिर उसको देख के आप अपनी सिक्योरिटी पोस्चर को मेंटेन करते थे। लेकिन हमेशा इस तरह रहा है कि जो हैकर्स हैं वो हमेशा जो साइबर स्पेशलिस्ट थे उनसे एक स्टेप आगे रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि हमेशा अटैकर्स के लिए या हैकर्स के लिए उनका जो गेन है वो फाइनेंशियल होता है, और वो हर एक अटैक के साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की, कि जो कि डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सैलरी है। ठीक है, अगर कोई इस तरह का लॉस हो भी जाता है तो वो उनका पर्सनल लॉस नहीं है, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशनल लॉस है। तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस मूव करना शुरू की प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए, जिसमें फिर थ्रेट इंटेलिजेंस आई, फिर रिस्क असेसमेंट आई, कि आप कोई भी अटैक होने से पहले अपना पोस्चर मेंटेन कर लें। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है इनको अंडरस्टैंड करना लाजमी है, कि जिस तरह से जो हमारे पास ऑपरेशनल रिस्क है, ये सेकंड मोस्ट जो है वो थ्रेट रहा है आफ्टर इकोनॉमिक थ्रेट के। इसके अलावा जो है वो 6 ट्रिलियन ओवरऑल 2021 में लॉस हुआ ड्यू टू साइबर अटैक्स। और अगर हम ऑन एवरेज देखें तो एक जो लार्ज साइज कंपनी है उसको 4.1 मिलियन का ऑन एवरेज लॉस हुआ है ड्यू टू साइबर अटैक्स। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स की बात की, और हमने बात की कि बेसिकली रिस्क होता क्या। अभी हम देखेंगे कि इस रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है। अभी जो हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, फिर सोर्सेज की बात करेंगे कि बेसिकली ये जो रिस्क है ये जनरेट कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, फिर हम बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के ओवरऑल ऑपरेशन को देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है, और फिर नेप्रा की जो 2022 की रेगुलेशंस हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो हम उनको डिस्कस करेंगे और उनकी कुछ रिकमेंडेशंस रखेंगे कि हम हमारे ख्याल में पॉसिबल रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं उनके लिए। साइबर सिक्योरिटी पे बात करने और रिस्क असेसमेंट पे बात करने से पहले लाजमी है, क्योंकि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उनका इस डिपार्टमेंट का ज़्यादा ताल्लुक जो है वो है स्काडा सिस्टम से। तो स्काडा सिस्टम को हम कभी भी ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमेशा हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि जो आपका स्काडा सिस्टम्स हैं ये ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पार्ट होते हैं। ये किस तरह से होते हैं कि जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि PLC जो है वो सेंसर से डाटा लेती हैं, देन वो PLC CPU के पास जाता है वो डाटा, देन
वो जो है वो स्काडा सर्वर के पास है। अब जो स्काडा सर्वर है, इट इज़ लाइक एनी अदर सर्वर, जिस तरह से एक मेल सर्वर है या कोई भी और सर्वर है, क्योंकि इसमें लॉग्स भी आ रहे हैं और डाटा भी मेंटेन हो रहा है। इसको किसी भी सॉक सर्वर के साथ, सीम सर्वर के साथ, इवन आईडीएस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और फिर इसके रूल्स अगर हम देखें, अगर हम फायरवॉल पे बात करें तो इसके अपने रूल्स हैं, अगर हम बात करें आईडीएस पे तो इसके अपने रूल्स हैं, तो इसकी सिक्योरिटी भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि आप लोग अवेयर होंगे, आपको पता होगा स्टक्सनेट का। तो बेसिकली उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्काडा सिस्टम की जो सिक्योरिटी है ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि किसी भी और साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की है। तो अभी हम जो है वो मैनेजमेंट की तरफ मूव करेंगे। ओके, अब सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, किन किन सोर्सेज से बेसिकली ये थ्रेट जो है ये अराइज होता है। जैसे सबसे पहले हम बात पीपल है, प्रोसेस है, सिस्टम एंड एक्सटर्नल इवेंट्स है। पीपल में क्या है कि हमेशा पीपल का जो कनेक्शन है वो ज्यादातर इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली होता है, ठीक है। इसमें ये है कि अगर तो लोग जो है वो अवेयर नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने नई टेक्नोलॉजी तो इंट्रोड्यूस करवा दी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पैम सिस्टम्स, आईएएम सिस्टम्स तो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपने पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करवा दी है कि आपके पासवर्ड की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, लेकिन अब लोगों में अगर अवेयरनेस नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा कि इंटरनली आपके थ्रेट्स वहां से जनरेट होंगे, और जब थ्रेट्स वहां से जनरेट होंगे तो लॉस भी कनेक्टेड है उसके साथ। तो जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन एरर हो सकता है, वो लाजमी नहीं है कि जिस तरह फ्रॉड हो, वो सिंपल ह्यूमन एरर से भी आपके जो है वो रिस्क के थ्रेट्स अराइज हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस इस तरह से होता है कि कोई भी प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज जो कि इन प्लेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताकि वो एग्जीक्यूट की जा सके कोई भी टास्क। तो इसमें अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन फेलियर, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट अगर मार्केट में चली गई है तो उसका जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए था वैसे वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। जैसे एग्जांपल अगर हम इसकी ले लें तो गूगल क्लासरूम है, ठीक है। वो एक हेड माउंटेड हमारे पास एक डिवाइस थी जो कि 2013 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। शुरू में तो उसकी बड़ी हाइप थी, लेकिन क्योंकि हाई प्राइस की वजह से और प्रॉपर उसको मैनेज नहीं किया जा सका तो वो 2015 में डिस्कनेक्ट हो गई। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से एग्जीक्यूशन फेलियर हो सकता है या फिर प्रोडक्ट फेलियर हो सकता है। इस तरह से अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो सिस्टम्स जो हैं वो लोगों से, प्रोसीजर से, पॉलिसीज से मिलके बनते हैं कि किसी भी गोल को कैसे अचीव किया जाता है यूजिंग प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। तो मैं सिस्टम्स के फेलियर की, रिस्क की बात करूंगा तो वो क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी भी कंपनी का सीईओ हूँ और मैंने किसी थर्ड पार्टी से जो है वो सर्विसेज ली हुई है, क्लाउड की सर्विसेज। अब अगर क्लाउड की सर्विसेज में डिसरप्शन आएगी तो मेरे जो है वो सेल्स में डिसरप्शन आएगी, और अगर मेरे सेल्स में डिसरप्शन आएगी तो मुझे फाइनेंशियल लॉस भी होगा प्लस मेरी रेपुटेशन का लॉस भी होगा। तो बेसिकली ये वो आपके सोर्सेज हैं जहाँ से रिस्क अराइज हो सकता है। ओके, अब हमने बात की कि रिस्क क्या होता है और रिस्क कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो रिस्क है इसको मैनेज कैसे किया जा सके, ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है इसको कैसे मैनेज की जा सके। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि डिफरेंट आपके पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे 27001 है या निस्ट के 8053 है या 55 है। ये स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आपके एसेट्स क्या हैं। एसेट किसी तरह के भी हो सकते हैं, आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी आपकी एसेट है, आपके सिस्टम्स भी आपके एसेट्स हैं, इवन आपकी फाइल्स आपके एसेट्स हैं। तो एसेट्स को लिस्ट डाउन किया जाए, देन उनके साथ कोई भी वैल्यू कि कौन सा एसेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एसेट इंपॉर्टेंट है उसको प्रोटेक्ट करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो उसके साथ कोई भी वैल्यू ऐड की जा सके। फिर आपने ये देखना है कि कौन कौन से थ्रेट्स इन जो एसेट्स हैं इनको हो सकते हैं, ठीक है। थ्रेट तो हमेशा एग्जिस्ट करता है और वो हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच से या उसकी कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि डीडॉस हमेशा एक थ्रेट तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या डीडॉस के अगेंस्ट हमारे सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी या वीकनेस है? अगर तो वो वीकनेस है तो फिर वो जो डीडॉस का इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे वल्नरेबिलिटी से। अगर तो वल्नरेबिलिटी डीडॉस के अगेंस्ट नहीं है तो वो थ्रेट 0 से मल्टीप्लाई होगे, उसका इफेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बताने का पर्पज ये था कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपना
एसेट्स मेंटेन करते हैं, देन आप अपने उनको वैल्यूज असाइन करते हैं, देन आप रिस्क वनरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं कि कौन कौन सी वनरेबिलिटीज इनके अगेंस्ट हैं, देन यू मैनेज द वनरेबिलिटीज टू मिनिमाइज द रिस्क। बेसिकली आपका पर्पस ये होता है कि आप इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। ओके, अब मैंने जब बात की कि आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो रिस्क असेसमेंट किस तरह से की जाती है। बेसिकली ये अगर आप देखें तो जितने भी आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं उनमें अवेलेबल है कि आप इस प्रोसीजर को किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जो थ्रेट है उसकी बात की गई है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि थ्रेट हमेशा एग्जिस्ट करता है और ये एक्सटर्नल सोर्सेज से होता है और हम ज़्यादातर हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। तो इसकी हम ये कह सकते हैं कि इस अगर थ्रेट है तो थ्रेट के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। थ्रेट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब तक आप अपने एसेट्स को देख लें, उनको वैल्यूज ना असाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद वनरेबिलिटीज हैं। वनरेबिलिटीज उन थ्रेट्स के अगेंस्ट वीकनेसेस हैं कि जो आपका सिस्टम इन प्लेस होता है। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं किसी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेल सर्वर है, ठीक है। मेल सर्वर में किसी किस्म का, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि स्पैमिंग की या आजकल बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, जो आपके पास हाईजैकिंग का इशू है, तो उसके अगेंस्ट क्या कोई वनरेबिलिटी है? अगर वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो आपका जो थ्रेट है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी वनरेबिलिटी से। अगर तो वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो ओवरऑल इफेक्ट जीरो हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कॉन्सिक्वेंस भी लिखा हुआ है या जिसको हम इम्पैक्ट भी कह सकते हैं। ये जो इम्पैक्ट होता है बेसिकली, ये इम्पैक्ट ये बताता है कि अगर इस थ्रेट के अगेंस्ट ये वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाती है तो फिर क्या किस किस्म का इम्पैक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन पे होगा, फाइनेंशियली भी और रेपुटेशन के लिहाज से भी, ठीक है। तो ये हमेशा डिपेंड करता है आपके जो एसेट है उसकी वैल्यू पे। आमतौर पे मैं वैसे अगर आप इसकी टूल किट देखें तो आप इसको 0 से 6 तक वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। 0 का मतलब है मिनिमम वैल्यू है, 1 का मतलब है उससे ज़्यादा, और 6 का मतलब है कि मैक्सिमम इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो डॉज और डी डॉज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं क्योंकि उनकी सर्विसेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी उतना सेवर होता है। जब हम वनरेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो आपकी इसमें आप अवेयरनेस से वनरेबिलिटीज़ को कट डाउन कर सकते हैं, प्लस आप वनरेबिलिटी असेसमेंट से वनरेबिलिटीज़ को कट डाउन कर सकते हैं। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट किन चीज़ों पे होगा? अगर हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो इम्पैक्ट जो है वो आमतौर पे आपकी इंटेग्रिटी पे या अवेलेबिलिटी पे, या जो आमतौर पे हम जिसे सीआईए ट्रेड के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो बेसिकली जो आपकी ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट है उसका पर्पज़ ये होता है कि आपकी इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी और आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है उसके अगेंस्ट रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके और मेक श्योर किया जा सके कि आपकी इंटेग्रिटी प्रोटेक्टेड है और 24/7 आपको सर्विसेज अवेलेबल है। ओके, ये एक एग्जांपल है कि बेसिकली एक फ्रेमवर्क है 27001, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। इस तरह के निस्ट के भी फ्रेमवर्क्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की अपनी गाइडलाइंस है। तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 27001 के जो टोटल कंट्रोल्स है वो 114 है, और ये लाजमी नहीं है कि 114 कंट्रोल्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल हों, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कौन कौन से कंट्रोल्स एप्लीकेबल हैं और कौन कौन से नहीं है। उसके बाद आपने स्कोप देखना है कि किन किन एसेट्स के ऊपर बेसिकली आपने इस जो फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंट करना है, कौन कौन से एसेट्स इस स्कोप में लाए करते हैं और किन किन एसेट्स के ऊपर कौन कौन से कंट्रोल जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये देख लिया कि कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, उसका स्कोप क्या है, देन आप जाते हैं रिस्क एनालिसिस की तरफ। रिस्क एनालिसिस अगेन रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर है। आप रिस्क असेसमेंट अप्लाई करते हैं। रिस्क असेसमेंट में जिस तरह हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका एसेट थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके अगेंस्ट वनरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, और फिर आप जब ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या वैल्यू है मेरे रिस्क की और किन किन फील्ड्स में मुझे ज़्यादा रिस्क है, तो उसके अगेंस्ट आप क्या करते हैं कि आप जो जो कंट्रोल्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं कि किस वैल्यू के अगेंस्ट मैंने कौन सा कंट्रोल, जैसे अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करता हूँ 27001 का कौन कौन सा कंट्रोल मैंने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, ये आप इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको मॉनिटर भी करते हैं
ठीक है, कि क्या ये इफेक्टिव है ये नहीं है। अगर इफेक्टिव नहीं है तो आप फिर दोबारा अपनी जो पॉलिसी है उसको रिविजिट करते हैं और स्कोप को रीडिफाइन करते हैं। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रही है आप इसको मॉनिटर करते रहते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन के बाद कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस आप हमेशा चेक करते रहते हैं। ठीक है, ये आपकी जो मॉनिटरिंग है ये आपको वीकली बेसिस पे भी पता चल रही होती है, मंथली बेसिस पे भी है, और इवन एनुअली बेसिस पे आपको पता चल रही होती है कि ये कंट्रोल्स किस तरह से काम कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल एक नया इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं ये कह देता हूँ कि एक नया राउटर इंट्रोड्यूस हुआ है किसी भी नेटवर्क में, तब भी आपको ये रीइंट्रोड्यूस ये जो पॉलिसी है ये दोबारा से रिविजिट करनी पड़ेगी। कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया है तब भी कुछ चेंजिंग आई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर भी उस वक्त भी आपको दोबारा इस प्रोसीजर को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसीजर होता है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा होता है इस फ्रेमवर्क के अगेंस्ट। अच्छा, ये एग्जांपल है कि बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क है अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरह से होगा। सबसे पहले आपने असेस करना है कि नंबर ऑफ HR क्या है या आपके HR स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, फिर आपने ये उनको कैटेगराइज करना है कि कौन सी HR किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि वो कौन सी HR है जो IT से है, वो कौन सी HR है जो बेसिकली ऑपरेशन से जिनका ताल्लुक है, वो कौन सी HR है जिनका फाइनेंस से ताल्लुक है। ठीक है, और फिर आप ये देखते हैं कि ये जो है इन हर एक के साथ डिफरेंट रिस्क जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे आप कह सकते हैं कि जो अटैक का रिस्क है वो उतना ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपका जो नेटवर्क इन प्लेस है वो क्या है। ठीक है, और उसमें किस किस तरह के सिस्टम्स लगे हुए हैं, और उन फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि एक वेब सर्वर है तो वेब सर्वर के अगेंस्ट कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि कौन कौन से अटैक्स हैं और उनके लिए कौन कौन से एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं, ताकि आप पहले ही अपना प्रोसीजर इन प्लेस कर लें। अच्छा, इसके बाद फिर आपने डिटेक्शन मैकेनिज्म करना होता है। नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे इसमें यह है कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, कि आपके पास इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए मैकेनिज्म होना लाजमी है कि जो इंट्रूजन्स हो रही हैं उनको आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। और फिर आपने ये देखना है कि जो आपकी सर्विसेज हैं उनके अगेंस्ट आपके पास रूल्स अवेलेबल हैं या नहीं है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर वेब सर्वर है, या मैं अगर ये कहता हूँ स्काडा सर्वर है, तो अगर मैंने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ है तो एक स्काडा सिस्टम के अगेंस्ट ही मेरे पास रूल्स भी होने चाहिए, वरना तो कोई फायदा नहीं है उस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का। इसी तरह से आपने ये देखना है कि आपने जो है वो वीकली बेसिस पे या आपने मंथली बेसिस पे ये चेक करना है कि किस किस तरह के आपके पास एक्सप्लॉइट्स हैं या किस किस तरह की वनरेबिलिटीज हैं। तो वो आपको आमतौर पे इंटरनल स्कैनिंग से या वनरेबिलिटी स्कैनिंग से आपको पता चलते रहते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, जितने आपके पास नंबर ऑफ अटैक्स होंगे उतने ही आपका सिस्टम जो है वो अट्रैक्टिव होगा अटैकर्स के लिए। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है कि आपने वनरेबिलिटीज को मिनिमाइज करना होता है ताकि अट्रैक्टिवनेस को आप मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, जब अट्रैक्टिवनेस मिनिमाइज होगी तो जो एरर्स हैं, जो ऐसे एरर्स हैं जो कि गलती से आ जाते हैं, वो भी आप छुपा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक नेटवर्क है वो वैसे ही हाइव बन गया अटैकर्स के लिए, तो एरर की कोई गुंजाइश नहीं होगी इसके लिए। ठीक है, देन आप इसको जो है वो इस साइकिल को आप कंप्लीट करेंगे, और फिर ये साइकिल जो है ये हमेशा चलता रहेगा जब तक आपका जिस तरह से आप कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो आपका साइकिल चलता रहेगा। जिस तरह से अगर आप ये कह दें कि ISO की सर्टिफिकेशन लेते हैं तो आपको हमेशा इन लाइन रहना पड़ेगा उन कंट्रोल्स के मुताबिक, क्योंकि हर नए जो रिवीजन होती है इनकी पॉलिसीज की, उनमें नए कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये लाजमी था कि रिस्क मैनेजमेंट जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, क्योंकि नेपरा जो है वो खुद एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो 2022 का ये डॉक्यूमेंट है, तो कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं। तो मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ कि बेसिकली उन कंट्रोल्स के अगेंस्ट क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकती हैं। जैसे कि ये कंट्रोल है, ये कहता है कि बेसिकली आपने ह्यूमन रिसोर्स का एक स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे खासतौर पे सीसो की बात की है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है
उसको मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, और डिपार्टमेंट का हेड होना चाहिए कि जो कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम रिकमेंडेशंस देखें, नेक्स्ट, तो ये रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, ठीक है, कि सीईओ जो है वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के लिए या विजन के लिए, ठीक है, और उसके ऑपरेशंस के लिए वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उसके बाद सीआईओ जो है, सीआईओ बेसिकली इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी को देख रहा होता है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है बेसिकली वो कनेक्टेड होती है थ्रू, या जो डिपार्टमेंट है वो सीआईओ के अंडर आ रहा था, वो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन को देख रहा होता है कि किस किस तरह की नेटवर्क है, किस किस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और किस किस तरह की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, ठीक है। अब इसमें इससे नीचे जिन जिन चीज़ों का ताल्लुक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से है उसका रिस्पॉन्सिबल आपका सीसो होता है, ठीक है, और सीसो के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी आती है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी है। अब अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निकल प्लानिंग की, तो वो भी सीसो का काम है, लेकिन इसके नीचे 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह से आप ये कह लें कि आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो आईटी डिपार्टमेंट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सीआईओ से नहीं होता, ठीक है। उस जब भी कोई आईटी की स्ट्रेटजी बनती है या नए डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, वो हमेशा सीआईओ और सीसो के कोलैबोरेशन से ही डिस्कस करके नई स्ट्रेटजी बनाई जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा सिक्योरिटी के साथ कनेक्टेड रहती है। तो ये एक हायरार्की हो सकती है कि जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा एक कंट्रोल है कि बेसिकली आईटी और ओटी एसेट्स को पर्टिकुलरली किस तरह से इन्हांस किया जाए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इसके अगेंस्ट जो है, नेक्स्ट, ये कुछ रिकमेंडेशंस हो सकती हैं। जैसे अगर सबसे पहले अगर हम देखें तो कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट। तो इसमें ये है कि रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट का ये मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी पॉलिसी को लेते हैं तो वो आपको ये बताती है, ये ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद डिफाइन करती है कि वो बेसिकली मंथली बेसिस पे रिस्क असेसमेंट करती है, या आप ये कह लें कि सिक्योरिटी असेसमेंट करती है, या वो क्वार्टरली बेसिस पे करती है, या वो 6 मंथली बेसिस पे करती है, या वो एनुअली करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद डिफाइन करती है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रेगुलरली असेसमेंट लाजमी है ताकि चेंजेस को भी मेंटेन किया जा सके और सिक्योरिटी को भी मेंटेन किया जा सके। इसी के अलावा इसके अलावा सेकंड पॉइंट अगर हम देखें कि सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। जिस तरह से मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ विंडोज़ अपडेट की। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम विंडोज़ यूज़ करें हमेशा वो अपडेट आती रहती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि एक सिंपल परफॉर्मेंस के अलावा जो आपकी अपडेशन होती है सॉफ्टवेयर की, या आप ओएस की बात करें, तो उनके साथ सिक्योरिटी पैचेस भी होते हैं। तो सिक्योरिटी पैचेस उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि परफॉर्मेंस के पैचेस इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मेंशन है कि फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन, ठीक है। ये बेसिकली आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्योरिटी की बात करें, तो हम डायरेक्टली बात करते हैं कि फायरवॉल्स होनी चाहिए, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होने चाहिए। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आजकल के दौर में जिसके पास ऑपरेशनल जो है वो ओटीबी है, प्लस उसके पास ट्रेडिशनल नेटवर्क है, उसके लिए लाजमी है कि कंप्लीट सॉक हो। जब मैं कंप्लीट सॉक की बात करता हूँ उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें सीम सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, उसमें आईएएम भी होनी चाहिए, उसमें पैम भी होनी चाहिए, ताकि आप पासवर्ड्स को और जो आपकी आइडेंटिटी मैनेजमेंट है उसको देख सकें। प्लस आपके पास फायरवॉल्स होनी चाहिए, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होने चाहिए, आपके पास फिल्टरिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन प्लेस होना लाजमी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जिसके पास ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है प्लस ओटी भी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें नेटवर्क सेगमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क सेगमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेगमेंट के लिए किस नेचर के पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना लाजमी है, इसलिए सेगमेंटेशन। उसके बाद है इंक्रिप्शन। ऑब्वियसली जब आपने किसी भी डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है तो इंक्रिप्शन या फिर हैशिंग ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हैं, अगर आपने आईएएम और पैम इन प्लेस किए हैं तो आप इसको ऑटोमेटिकली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम अगर बात करते हैं आईएएम की, तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी है, और अगर हम पैम की बात करते हैं तो सूडो इसकी एक सिंपल
इसके अलावा कमर्शियल टूल्स भी अवेलेबल हैं इसके। अच्छा, अब सबसे एंड पे लिखा हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ट्रेनिंग है। आप ऊपर वाली सारी चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं करते तो क्या होगा कि ये इन सब ऊपर वाली चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी भी मिस्टेक से आप एक्सपोज हो जाएंगे किसी साइबर अटैक से। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी रिसेंटली उबर का अटैक हुआ था। बेसिकली उनका इस तरह का कोई, अगर आप देखें तो एक्सटर्नली वनरेबिलिटी नहीं थी, लेकिन हुआ क्या था कि उन्होंने एक वीपीएन मेंटेन किया हुआ था कि जिसके क्रेडेंशियल्स लीक हो गए, उसके बाद अटैकर जो है वो वीपीएन के थ्रू इंटरनल नेटवर्क में आ गया। देन इंटरनल नेटवर्क की जो प्रॉब्लम्स थे उनकी वजह से उसने सिस्टम की एक्सेस ले ली। तो वो किस वजह से था? वो ह्यूमन एरर की वजह से या एचआर की ट्रेनिंग ना होने की वजह से था। इसके अलावा अगर हम सीआईए ट्रेड की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बेसिकली इंटेग्रिटी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को, ऑथेंटिसिटी को और अवेलेबिलिटी को मेंटेन करें। तो इसके लिए ये कह तो दिया जाता है, लेकिन इसको हर एक चीज़ को अगर हम अलग अलग देखें तो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्फिडेंशियलिटी को, कॉन्फिडेंशियलिटी का ये है कि जिसका डाटा है उसी को अवेलेबल हो। ठीक है, जिस तरह से आईएम और पैम सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन लाजमी है इसके लिए, डॉक्यूमेंट स्टोरेज लाजमी है ताकि आप जो है वो बैकअप्स रख सकें। नेक्स्ट, इस तरह जो इंटेग्रिटी है वो क्रिप्टोग्राफी, इसमें मैं बात कर चुका हूँ। क्रिप्टोग्राफी और बैकअप्स से, ताकि आपके पास अगर बैकअप्स हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अगर एक आपका डाटा करप्ट हो जाता है तो दूसरा आपके पास बैकअप में डाटा अवेलेबल रहता है। उसके बाद अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो रिडंडेंट अरे आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी अवेलेबिलिटी में फॉर एग्जांपल एक जो ड्राइव है वो फेल ओवर डाउन हो जाती है तो फेल ओवर के लिए उसके पास बैकअप अवेलेबल हो। ओके, उसके बाद बात की कल्चर ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए नेक्स्ट कीजिएगा। उसके लिए एम्प्लॉय एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है वो रेगुलरली कम्युनिकेट किया जाए ताकि पता चले कि क्या, कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और हर एक को इजाज़त होनी चाहिए कि वो ओपनली डिस्कस कर सके कोई भी प्रॉब्लम को। ठीक है, इसी तरह से रेगुलर टेस्ट और असेसमेंट भी चलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट, ओके, और उसके बाद बात की गई है कि बेसिकली ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और मॉनिटरिंग को कैसे मेंटेन किया जा सके। अच्छा, मॉनिटरिंग के लिए और ओवरऑल सॉक के लिए क्या है कि आपके पास फायरवॉल्स होने चाहिए, आईपीएस होना चाहिए, आईडीएस, ईडीआरस या एक्सटीआरस, बेसिकली एंड पॉइंट डिटेक्शन है या एक्सटेंडेड एंड पॉइंट डिटेक्शन है, जिसमें एक्सटीआर का मतलब है कि इसमें डिटेक्शन के अलावा रिस्पॉन्स भी होता है। ठीक है, इसी तरह सैंड बॉक्सेज हैं ताकि आपको पता चले कि किन किन कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो सेफ हैं टू यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क। इसके अलावा ट्रैफिक फिल्टरिंग है। ये सारी चीज़ें अगर आप सॉक मेंटेन कर लेते हैं तो सॉक में आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद रेगुलर वनरेबिलिटी असेसमेंट है। अच्छा, इस सब के साथ ये जो सारा अभी हमने डिस्कस किया ये बेसिकली ओटी के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो इंटरनल फायरवॉल्स हैं। ठीक है, एक जो आपके पास ऑपरेशनल नेटवर्क है वो कनेक्टेड है थ्रू इंटरनल फायरवॉल विद एंटरप्राइज नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद आपके गेटवे के साथ कनेक्टेड है थ्रू अनदर इंटरनल फायरवॉल, और फिर आपके पास एंड में आपको एक्सटर्नल फायरवॉल नजर आ रही है। तो इसमें आप ये सारा ओवरऑल जो आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी देखी है इसको ये बताया गया है कि इसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असेसमेंट जो स्ट्रक्चर है उसके साथ। तो उसके बाद पैच एंड चेंज मैनेजमेंट है, ये इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ये अभी तक तो हमने बात की क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो इन सब के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। अगर हम नेटवर्क मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो हमारे पास क्यूरडार, स्प्लंक, लॉगरिदम और स्पाइडर फोर्ट वगैरह। स्पाइडर फोर्ट हमारा अपना जो हम सीआरसी लैब में हमने डेवलप किया एक सीम सोल्यूशन है। तो इसके अलावा ये क्यूरडार, स्प्लंक और लॉगरिदम अवेलेबल हैं। अगर हम एंटी मेलवेयर की बात करें तो ट्रेंड माइक्रो है, कैस्पर्स की है या मकैफे है। अगर हम ईडीआर की बात करें तो हमारे पास ऑजेक है, ऑजेक प्लस है। तो इस तरह के हमारे पास ये अवेलेबल है। अच्छा, मैं जल्दी से गो थ्रू करूंगा इससे कि अभी तक जो हमने बात की है। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि हमारे पास सेटअप में क्या क्या हो रहा है। बेसिकली सीआरसी जो है वो लाई करता है अंडर नेशनल सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बेसिकली इसको डेवलप करने का पर्पज़ ये था कि हमारे पास अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स भी हों, प्लस
हम ह्यूमन रिसोर्स इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी जनरेट कर सकें। ठीक है, तो हमने कुछ अपने प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, जिस तरह से हमारा अपना एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, सीम सोल्यूशन है, एक साइबर रेंज है, और एक जो हमारे पास सोशल मीडिया इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट मूव करें। जो हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बेसिकली उसका आर्किटेक्चर है, उसमें सिग्नेचर डिटेक्शन भी है, उसमें एनॉमली डिटेक्शन भी है, और आमतौर पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स के साथ रिपोर्टिंग नहीं आती। ठीक है, तो इसमें आपके पास रिपोर्टिंग भी है, थ्रेट क्लासिफिकेशन भी है, और हम इसमें एक नई चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, वो है थ्रेट इंटेलिजेंस, ताकि हम इसको मर्ज कर सकें, हम ओवरऑल जो थ्रेट्स आ रहे हैं उनको हम इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट कर सकें। उसके बाद ये फीचर्स हैं, जिस तरह से एंटी बॉटनेट है, वेब प्रोटेक्शन है, ये डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क क्या है, और उनको किस किस तरह के नेटवर्क किस किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमारे पास एक कस्टमाइज रूल सेट भी अवेलेबल है। इसके अलावा इन अटैक्स के अगेंस्ट हमारे पास प्रोटेक्शन है, जिससे रैट है, डॉज है, डी डॉज है, फाइल एग्जीक्यूशन है, स्पैम है। तो जितने भी आजकल आप कह सकते हैं कि आजकल के दौर में अवेलेबल रूल सेट हैं, उसके अगेंस्ट हमारे पास इन थ्रेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन अवेलेबल है। ये हमारा फ्रंट एंड है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आमतौर पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के साथ फ्रंट एंड नहीं आता, लेकिन इसके थ्रू आप अपना सिक्योरिटी पोस्चर भी देख सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना सिक्योरिटी पोस्चर भी देख सकती है, प्लस वो अपनी सिक्योरिटी को इसके थ्रू मेंटेन भी कर सकती है कि किस किस तरह के उनको कंट्रोल्स चाहिए और किस किस तरह के अटैक से अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये बेसिकली इसका फ्रंट एंड है कि जिस तरह से आप बता सकते हैं कि देख सकते हैं कि इसमें ये बता रहा है कि किस किस तरह के अटैक्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, किन किन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट हो रहे हैं और किन किन पोर्ट्स से हो रहे हैं। आपके पास आईपी एड्रेसेस भी आ रहे हैं जो कि आप ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं। ये बेसिकली ये बता रहा है कि कैटेगराइजेशन देता है कि आपके नेटवर्क में किस किस तरह के अटैक्स आ रहे हैं और उनकी क्या परसेंटेज है। ये जो प्रोडक्ट है ये ऑनलाइन सर्विस के तौर पे भी अवेलेबल है क्लाउड पे। ये एज एन ISO इमेज के तौर पे अवेलेबल है, प्लस अगर किसी को चाहिए रैक माउंटेड सर्वर के तौर पे भी अवेलेबल है। इसके बाद मैं जल्दी से गो थ्रू करूंगा। ये जो हमारा है ये नेशनली और इंटरनेशनली काफ़ी जगहों पे डिप्लॉयड भी है। जिस तरह से अरब ओपन यूनिवर्सिटी में डिप्लॉयड है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में डिप्लॉयड है, नमल यूनिवर्सिटी में भी डिप्लॉयड है। तो इस तरह से तकरीबन इसकी 7 डिप्लॉयमेंट्स हैं ओवरऑल। हमारे जो सीम सोल्यूशन है ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो आजकल मॉडर्न सीम्स में जितने भी फीचर्स हैं वो हमारे सीम सोल्यूशन में अवेलेबल हैं। ये उसका फ्रंट एंड है। अगर हम बात करें तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स हैं वो उसके साथ सिसलॉक के थ्रू कनेक्ट भी हो जाती हैं। फिर उसके साथ जो है वो अटैक मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप कोरिलेशनिंग कर सकते हैं, आप इंसिडेंट्स बता सकते हैं, फिर आप उनको सॉक लेवल 1, 2, 3 पे एस्केलेट कर सकते हैं और आप रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। और हम इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की डिफरेंट डोमेन्स में ट्रेनिंग्स भी देते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जिनको अभी तक हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, NCCS है, बेरी यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा डिफरेंट स्टूडेंट्स को भी। तो बेसिकली हम जो हमारी मेन फील्ड्स हैं उनमें हम सर्विसेज भी देते हैं, जिस तरह से वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की सर्विस है, पेन टेस्टिंग की सर्विस है, इसके अलावा सॉक की सर्विसेज हैं। अभी हमारा बहुत जल्दी जो है वो MOU साइन होने जा रहा है अरब ओपन यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें हम उनको सॉक कंप्लीट लगा के दे रहे हैं। तो बेसिकली हम ये सर्विसेज भी देते हैं। ये आज एक तो रिस्क मैनेजमेंट की तरफ से था और एक हमारी तरफ से था। थैंक यू आप लोगों के सुनने का। आई थिंक मैं अपने टाइम पे एंड कर रहा हूँ। थैंक्स लॉट। शुक्रिया। अब मैं दावत देती हूँ सुहेल हैदर साहब को, जो सुपर सिक्योर के हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैं। सुहेल हैदर साहब का वतीन टेलीकॉम, लूसन टेक्नोलॉजीज USA एंड SITA पाकिस्तान में 20 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है। आप आएं और आज के मौजू पे ब्रीफिंग दें। थैंक यू। Ji, Assalamu alaikum everyone. I hope I'm audible to everyone. If can anybody confirm me I'm audible to everyone so that I can start my presentation? You please go ahead. We can hear you loud and clear. Okay. Thank you very much. So let me share the screen.
Okay, so thank you everyone for your time and for inviting me here. It's a good and wonderful platform. और जैसा कि चेयरमैन नेप्रा साहब ने और फिर नुमान साहब ने डिटेल बताया कि what is our role and what we are looking for. So it's basically what we believe it's an ecosystem in which we all, from the platform of service providers and you people from the end clients and regulator being on the top, can work together in harmony to make sure that what is desired और हम अपने मुल्क और जो भी इस सेगमेंट के लिए बेहतरी के काम कैसे कर सकते हैं और चूंकि आज का मौजूद साइबर सिक्योरिटी है सो लेट मी मूव इन दैट पर्सपेक्टिव today's webinar is just as mentioned कि ये जो मेरे पास डोमेन है और जो मेरा टॉपिक है वो primarily practitioner's approach है for cyber security roadmap. We have conducted a couple of sessions before as well. So many of you sitting here might have attended that session. तो कुछ चीजें repetitive भी होंगी, but I have added a lot of different things to make this slide, this presentation more interesting. So my request would be to keep glued. Inshallah, together we will find and explore a lot of mutual understandable and mutual जो हमारे approach हैं उसको हम मतलब एक बेहतर तरीके से approach कर सकते हैं. It's briefly to go through what agenda I will be following to let you know that who we are, what is cybersecurity, everybody knows it, how power segment is impacted, what NEPRA wants from us and what the regulation says, and how to translate that regulation into action. And how we, since I belong to Super Secure, it's a service provider and an MSSP, so how we can assist you in this, in achieving all these goals. And then finally, a bit of slides and couple of slides and roadmap to compliance. So let me start with it. We belong to a group of company which is active in the market for the last more than 2 decades. Alhamdulillah, time के साथ हमने grow भी किया और अपनी diversification भी की. Superlit group of companies is our parent company and उसके umbrella के अंदर काफी companies आती हैं. जो आज मैं represent कर रहा हूँ वो Supernet Secure Solutions है, which is primarily focusing towards providing end-to-end cybersecurity solutions. We have positioned ourselves as an MSSP, which is Managed Security Service Provider. और इससे मुराद ये है कि you can outsource a lot of services to us. We have our 24/7 team dedicated towards different services, and you can have an SLA-driven service at your disposal. So this is what we are offering. So let's start in the topic. This is a very normal slide, which I believe everybody knows. और अभी नुमान साहब ने भी काफी detail इसके बारे में बताया, तो I need not to repeat it again. What I want to emphasize is that cybersecurity is something which is just like a natural disaster. You can't prevent a hurricane. What we can do, we can take steps to prevent it. अब ये बातें करना कि जी हम secured हैं, हम internet से connected नहीं हैं, हम air gapped हैं, it's all gone now. Everything from everywhere, it is accessible, it is approachable, and we have seen a lot of unfortunate incidents taking place across the globe, around our vicinity and within our country as well. So it's high time कि जो cyber regulation आई है NEPRA की तरफ से, we should be focusing seriously on how to combat with these things. क्योंकि आजकल की दुनिया में अगर कोई सिस्टम सेफ है तो वो सिर्फ एक ही है, और वो एक ही तरीके से हो सकता है कि आप एक सिस्टम को लें, उसको पावर ऑफ करें, उसको जमीन के अंदर दफन कर दें और फिर कोई एक्सेसिबल ना हो. बट इन प्रैक्टिकल लाइफ nothing of this sort is possible. So what we need to do is to bring a culture or to establish a culture, and this is what NEPRA regulation says. एक culture या अपने organizations में आपने एक process, एक culture develop करना है जिसमें everybody is part of that ecosystem to make cyber security awareness to everyone, and to make sure that our organization is well up to that. जो pace है जिसमें attackers आ रहे हैं उससे हमें आगे रहना है. We have to be proactively active in this business. Okay, so just a little bit deep down before we come to the solutions and the practical approach or the roadmap, that what basically cyber attack or framework tells us, या हमें क्या चीजें देखनी होती हैं जब हम कोई system या solution design कर रहे होते हैं. So these are the different platforms, or these are the different frameworks that have been defined with the passage of time, and it has been improved as well. कुछ अरसे पहले cyber kill chain, जो कि एक Lockheed Martin का एक proposal था या एक model था, जिसमें वो बताता है कि जी cyber attack जो है वो one day affair नहीं है. It's not like that कि जी एक दिन कोई आया उसने login किया and it can create hassle or whatsoever. Rather, it takes place months, or it takes in steps or in phases. Reconnaissance, weaponization, delivery, इसकी डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि एक प्लानिंग होती है, फिर डिसाइड करना होता है कि जी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, यानी हैकर्स पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, एंड देन फाइनली व्हाट इज द बेस्ट टूल दैट आई कैन इम्प्लीमेंट इट. So the
the main theme of showing these slides is just you have to be aware that you have some solutions or some mechanism in place that can keep an eye on all these stages and all these phases. फिर साइबर किल चेन मजीद डेवलप हुआ और अब माइटर अटैक फ्रेमवर्क कहलाता है. माइटर इज द नेम ऑफ an organization, US based. ATTACK से मुराद है कि adversaries, tactics and techniques and common knowledge. यानी उन्होंने उस साइबर फ्रेमवर्क को मजीद मॉडिफाई किया और ये बताया कि जी what are the tactics and techniques they employ to attack any organization. So now we have to devise such mechanism which can keep an eye on all these stages and all these tactics and techniques, because they are with our passage of growth, the attackers are also growing and they are also adopting new and latest techniques. So this is important, that why we should be aware of all these frameworks or ये चीजें जो आ रही हैं, just to make sure keep an eye on every stage. Okay, another important thing that I just emphasized that it's not a single day affair कि hacking जो है या कुछ भी जो attack है वो कोई एक दिन में या 2 दिन या 3 दिन में हो जाए. Yes, we have seen in number of movies के कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं और एक floppy लगाई, एक disk लगाई और सारा कोई data ले गए. But in real life, it takes months. And as per studies, Norman Institute की जो working है उसके मुताबिक कम से कम कुछ 9.5 महीने या it takes about the span of 9 to 10 months. So in this perspective, yes, you have time, and that's why you have to build a mechanism that can keep an eye on all these stages, on all these phases. यानी अभी प्लांट में हमें ये भी सुनने को मिला कि जी nothing has happened so far, alhamdulillah, nothing has happened. But are you sure कि इन stages में से कोई stage ऐसी तो नहीं है जिसने foothold वहाँ पे बनाया हो? So these are the things that have to be kept in mind while designing a roadmap, while following any solution. And a disruption at any stage kills the entire shine. This is the beauty of having this model. कि जी किसी stage में भी हम किसी attack के किसी framework को पकड़ लें, तो we can kill the entire chain of all these things. Okay, जी, actors and types in cyber attack, we all know. I just want to emphasize on a couple of things that are relevant to this power segment. आजकल मतलब एक ज़माने में hackers वगैरह का ही नाम सुनने में आता था, अब ये चीज़ काफ़ी modify हो गई है. And now we have inside threats, thrill seekers, terrorist group, hacktivists, cyber criminals, nation state actors, या non-state actors का जो नाम लिया जाता है, they are quite common. We do get, क्या कहना चाहिए कि तोहफे वगैरह और हमें मिलते रहते हैं 14 अगस्त को, 15 अगस्त को और हर important day में. So we are being alerted by government agencies to be alert that something might happen, and this happens in every organization. So these are the actors who are now working under umbrella of very क्या कहना चाहिए कि budgeted staff और budgeted लोगों के साथ काम करते हुए वो काम करते हैं. So that's why our industries and everything has to be safeguarded. And then there are hacktivists which are quite common these days, जिनका कोई ना कोई ideological कोई मकसद होता है. आजकल जो WikiLeaks और ये सारी खबरें जा रही हैं, ये सारे हमारे hacktivist भाइयों के ही काम है. So anyway, we have to keep an eye on all these actors. और जो methodology इस्तेमाल करते हैं, that is also very common. From phishing, which is a email sort of thing, and we consider it कि एक legitimate user से एक legitimate email आई है, but कहा जाता है cyber security में कि think before you click. So this is very important. A lot of other methodologies जो यहाँ लिखे हुए हैं, I'm pretty much sure कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोग इससे वाकिफ होंगे. But these are the things. These things are happening. Not only the number of actors are increasing, but the methodology is also improving and their number is also growing. So we have to build a mechanism, an ecosystem, और वही जो एक culture है कि हर level पे, हर layer पे हमारे पास कोई solution मौजूद हो जो इन चीजों को protect करे. There's not a silver single bullet which you can take and adopt and you can say कि you know we are safe in every aspect in cyber securities because of all these reasons, because of all the phases that I just mentioned in the previous slides. क्योंकि हर एक stage के लिए कोई ना कोई tool अलग से hackers भी बना रहा होता है और हमें उसको pinpoint करने के लिए जरूरी है कि मैं ये नहीं कह रहा कि एक solution एक layer के लिए होगा, लेकिन एक comprehensive solution, like we should have firewall in place, like we should have SIEM solution in place, जो कि हम आगे देखेंगे. और अभी हम मुझसे पहले नुमान साहब ने भी उसको emphasize किया कि you have to work in layers. So this is just a brief description. और फिर power segment में जो global stats हैं, जो 2022 की report है, क्योंकि अभी 2023 की report नहीं आई पिछले साल के बारे में, it comes in March. But as per them, the fifth या जो top 4 अगर ये 5 या 4 या 5 industries देखे जाएं, तो उसमें power segment is one of the most attractive
industry or segment for hackers. और ये वो एनुअल खर्चे वगैरह की बातें कर रहे हैं कि जी कितना ज्यादा वो अपने इन चीज में स्पेंडिंग कर चुके हैं. And on the right side, there's a top pattern attack in energy and power sector. Interestingly, सबसे ज्यादा जो IT सेगमेंट में जो अटैक होता है पावर सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो IT डोमेन है उसमें मेल सर्वर is being targeted mostly. And phishing is one of the tactics which they use by sending an email which you people think, yeah, which I think is from a legitimate user, and we click it and then the fun starts. So these are just a few statistics numbers that add weightage to everything that NEPRA is doing, that we are here for and you people are here for. So जो पावर सेगमेंट की जो अगर हम उसको क्लोज करें या एक और डेटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इट्स वेरी कॉमन, ये वोराइजन की रिपोर्ट एनुअल आती है. इसमें इनका कंक्लूजन यही है कि जी फिशिंग इज द मोस्ट डेवास्टेटिंग थिंग व्हिच हैपेंस इन दिस सेगमेंट. एंड सोशल इंजीनियर्स, चूंकि ये सेगमेंट इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से लेकर मैकेनिकल और दूसरे जितने भी लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में हैं, मोस्टली दे आर इंजीनियर्स. तो शायद इस वजह से यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं. So this is just a couple of interesting things which makes it, substantial or put weight in the drive that we are doing. ये वो major attacks हैं जो पिछले 8-10 सालों में हुए. इसमें I mean not to go in detail, but a couple of things which changed the horizon was one Stuxnet का जो incident हुआ था ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में. It was the first इंसिडेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, और उसके बाद से जो है वो ओटी साइबर सिक्योरिटी ने एक जन्म लिया. उससे पहले वो ये था कि जी आईटी एंड ओटी आर सेपरेट, ओटी इज नॉट सो वल्नरेबल, बट नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट थिंग्स चेंज्ड. और फिर कुछ साल पहले 2015 में यूक्रेन में एक ग्रेड स्टेशन वाज अटैक्ड एंड द होल सिटी वेंट पावरलेस फॉर कपल ऑफ डेज एंड वीक्स, and it is said to be the first cyber attack on power grid. And things followed after that. It never stopped. Saudi Arabia में Aramco में एक बहुत बड़ा incident हुआ, and things became rapidly. और हर दूसरे तीसरे दिन we keep on hearing these news in our newspapers, in our channels. Things are happening. So this is something that is really standing next to us. Actually, now we move to vulnerabilities of power sector. We all know there are a bit of a couple of terms, which is CIA, confidentiality, integrity, and availability. And then there is SAIC. In IT segment, because in the power segment, you have both setups of IT and OT, and both are a little bit different. It used to be different a couple of years back, but now the two are integrating. So the attacks at least are common in both these sectors. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या आईटी के अंदर जो है वो आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर अवेयर कि इसमें कुछ भी अटैक हो सकता है आपके एप्लीकेशंस में, सर्वर्स पे, मीटरिंग पे, बिलिंग कलेक्शन, ब्ला ब्ला एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ओटी सेगमेंट के अंदर जो है वो यस like you have Purdue model, which is very common in your segment. So उसमें SCADA system, which is supervisory control and data acquisition system, that can be attacked because obviously ये system भी एक तरह का एक ICS के बाद, industry control system के बाद, they work as a system, or they are a computer which have memory, which have a lot of other things. So that can be attacked, that can be disrupted by any हैकर. सो इसी तरह आपके पास डीएस सिस्टम हो या डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम हो या एडवांस मीटरिंग सिस्टम हो, तो सिंस जो आपका गैप है वो कम होता जा रहा है, ओटी एंड आईटी कन्वर्जेंस इज बीइंग डन at a very rapid pace. As I said in the previous slide, prior to 2010, yes, they were separate, but after 2010 the awareness came, and ICS का जो revolution आया उसमें yes, there were a lot of advantages. Instead of going to manually at a side and take the readings and then taking steps, the IT and OT converged, and now we can say that a lot of things are controlled by HMI or SCADA, and a lot of things remotely we control ho jati hain. But with this advantage, or with this luxury, many risks also surfaced, and the risk is nothing but cybersecurity risk. So with every passing of time, these things will further merge, and we will have to take equally compatible steps for OT as well. Currently, IT, I would say, is far ahead than OT as compared to, with the steps they have already taken, because that industry has grown.
But now since OT is also converging with IT, so that has to be brought under framework of cybersecurity, because the main concern of OT is as you see that the term which is used here is CIA for IT, but for OT safety comes first. So it's basically safety, availability, integrity, and then confidentiality. So safety is something that is of prime importance for any plant manager, for any grid station, or for any other power company. Because in IT, we can afford a certain things, like we can reboot it, we can put it off for a couple of minutes, or in fact for a couple of hours. You might have seen कि आप लोगों के पास कई मैसेज आते होंगे कि जी वो फला बैंक की सर्विसेज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बंद है फॉर मेंटेनेंस एंड वी विल बी बैक आफ्टर 3 hours 4 hours. Okay, fine. But can you take such step in OT or in power plant? No, you can't, because even 99.559s will make an outage of at least 2 days or at least 3 days in a year, which is not affordable in OT. So OT is something very critical. I mean, this is the right time that we focus it, or we should learn it and understand it, that what it means to when we say that it can be attacked through any attack, and the consequences are much more higher than IT. So these are a few couple of things that we want to emphasize on, and then now jumping towards the NEPRA regulations, what it says and how it can be translated, and with all these guidelines and with some background information and knowledge, which I'm pretty much sure you would be having prior to this session as well. Now how we can formulate a roadmap that could help us to achieve our goals. So NEPRA regulations, just to go briefly, it says that any critical assets which is connected, which is present in your plant, and it's get connected to the national grid, has to be safeguarded. Either it's IT or OT. You have to make sure that it is properly guarded with policies, with with devices, with everything that's under your disposal that could not be accessible to unauthorized users. And if you go in detail, I will not go detail in one by one. I will just go through all these points. And this basically revolves on 3 important pillars, which is people, processes, and technology. And this is the norm of any SRO, and NEPRA has exactly taken the same route. So for people, you should have a team of authorized people led by CISO, what they emphasize. But any, I believe, relevant person can take the lead and can have a team of relevant skills and can go on from that point. And then there is processes, and then there is technology. Processes, or there are usually frameworks, or there are some standards that has to be followed so that we all remain at the same page. NEPRA at this stage have not emphasized on particular framework. Might be maybe after some time they are going to shortlist that or introduce us. But at least we know a lot of standards that are being followed everywhere in industry, and it's common in every other segment. And then they talk about technologies or the devices, or to narrow it down, that what solutions you have to implement it. Like Numan also emphasized that starting from firewall or IDS or IPS, you go on till monitoring things like SOC, SIEM, and SORT, etc. So basically, their regulations revolve around these things. Okay, so and if we talk about the framework, so it's common for every site that these are the few important points that you have to identify, protect, detect, respond, and recover. So these are the stages that helps you to make a roadmap, that you should have something in hand that should identify your existing setup. What are the things that is available in your environment? As I mentioned, IT is pretty much ahead of OT in this regard. We all know that how many machines get connected to our internet. We make and we allow users through firewall that who should be allowed in and who should not be allowed in. In OT, it's different because what our principle, or what our partners use the tag of, that it's basically a dark site, and these solutions of OT solutions work as a torch, and you find out that how many devices, how many elements, how many PLCs, RTUs are there in your system, whose failure can be disastrous, whose hacking can be disastrous to this to this running of operation. Because nobody is interested in knowing how electricity is made.
But yes, hackers are interested in how we can interrupt you, yeah, how we can disrupt you, and how we can shut you down for a couple of hours, and this is enough for them. Remember, nation state actors and all these culprits, or all these these players, they have this ultimate goal. So we have to protect it, and we have to make sure that by following all these steps, we keep ourselves one step ahead of all these things. So this is basically what the regulation says. Let me go ahead. Being a service provider, not only we as Super Secure, but there will be a lot of others, I believe, but we also take lead in assisting you in each and every of the step, or in each and every of the regulation that has been mentioned by NEPRA. We can assist you. We can have a session with you. Our teams are available. We can have a detailed session of information gathering, finding out what your current scenario is and how collectively we can go ahead. So this is just to give you an idea that you're not alone in this jihad, what I call. There are people who have been working in this field for quite long, and now we are here to assist each other, and we as a company and we as a service provider take it as a national responsibility as well, that we want to assist you what we have gained or what we have learned so far. Okay, let me go to one very important, very interesting slide that could help again to convey my message more strongly. There was one fine time because as Kurat and somebody mentioned that I've been working for more than 2 decades, although it looks like as if I just started a career yesterday. But that was a good fine time when we did our engineering, and the basic things to look for in cybersecurity or in telecommunication or in IT was to make sure that you have password well protected, you have antivirus available, and you have backups to be made on daily basis. And then the things keep on developed, and then came the perimeter firewall, that you have to allow certain and you have to block someone. Yes, fine. And now those firewall further graduated into next generation firewall and WAF, and which is and then web filters came into existence. So all these were installed, and then at the same time the antivirus further developed into endpoint security, DLPs, anti-DOS, etc. What our finding with the industry is that at this point in time, most of the organization lies here, and I believe power segment also is landing at this point. They have got password protection, antivirus policies well established. Maybe they keep on changing it on what is required. They have firewalls at least, they have endpoints. But what is lacking is beyond this point, which is the detection and response side, or the SIEM side, which I want to emphasize. Remember on the couple of, on the initial slide, I mentioned the stages, phases. So these are the solutions in the detection layer, which helps you monitor any malicious activity at all phases, at all stages. What are the techniques they are using? What are the things that they want to employ and deploy to attack your system? So now the need arises that after having these systems, you should have this detection and response system in place. Because अगर आप एक जनरल एक मुआवजा करें किसी भी कंट्री के डिफेंस का, फॉर एग्जांपल हमारी अगर फोर्सेस की हम बात करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज टू हैव अ स्ट्रांग radar. If we have got radar on 24/7 basis, now I would be able to know that who is doing what, and I can take the appropriate action. So even it is said that more than protection, it's more important to have the detection solution in place, so that I know, यानी वो जो बात की जाती है कि हथौड़ा मारने से ज्यादा जरूरी है कि देखा जाए कि हथौड़ा मारना क्या है. So this is what is needed. For example, in COVID में एक बहुत अच्छी एक रूटीन एक्सरसाइज ये हो सकती है कि सुबह उठते ही मैं 4 गोलियां खा लूं, जुकाम की भी, फलां की भी, वैक्सीनेशन भी करा लूं, लेकिन एंड में पता चले कि नहीं जी, मुझे तो खुदा ना खास्ता ये नहीं था, डेंगू थी, उसका बुखार था. So to know the root cause is very important, and SIEM solution helps in detecting that exact core of the thing that what is happening in your network. And then SIEM further can be automated by a SOAR solution, which is a matured solution. So this diagram is just to show you a little bit that where our industry stands. And on the left side, जो कुछ लोग आग में झोंक रहे हैं, it means कि it doesn't mean that we want you to spend money like this, but it is what is happening around that landscape is evolving rapidly. पहले internet था, उसके बाद पहले लोग घरों में ऑफिस में बैठ के काम करते थे. Now most people are working from home.
So with this evolution of internet and everything, risk have also come. And then जाहिर है कि low budget expensive technology stack solution कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे हमें ये सुनने को मिले कि जी हमारी income इतनी है और solution इतने का है. So these are the challenges and complex segregated tools to deal with, like in OT उनमें proprietary protocols हैं, proprietary चीजें हैं. So these are the challenges which we will try to address. और फिर cyber security skill gap है. Yes, this is a fact. It's a wonderful opportunity for a new generation to take this field and move ahead. But at least we are here and have people like us and a lot more that we can tackle this situation and we can work around it, how to combat all these things. Okay, before again moving to the final roadmap, NEPRA has emphasized on two very important points, which is a regular monitoring on 24/7 basis, and how can it be done? It can only be done through SIEM solution. So this is what we have asked for, that implement a SIEM solution so that all your devices, all your equipments comes behind it. What it does, it basically collects all the logs, who logged in, who did what, and then it analyzes it and makes a result and give you something that look, what you were thinking as a false positive or is not a false positive, same nature thing happened somewhere in the world, across the world or somewhere else. So this is a proactive approach. So to protect it, you need to patch it up and you need to add the signature. So this is what the SIEM solution does. It provides security of your devices, of your network, by collecting all the logs. NEPRA has also emphasized that you should keep the logs at least for a couple of years, I believe 5 years or 3 years. So SIEM provides that opportunity for you so that in future it can be tracked down and it can be used for forensic evidence. Forensic analysis or forensic evidence is something which is court permissible proof. So SIEM provides that solution. So, and what it does, it basically acts as a radar in your defense mechanism, which I emphasized that why it is so important in this network. We from our platform also offer managed SIEM and SOC services, which is SOC 365. And many of you might be aware of this. We have approached you, we have shown the demo, and we are doing in the market very actively. So we do provide the solution from our portfolio. Okay, so another important key point of NEPRA is that the gaps identified through gap analysis, regular monitoring and audits through vulnerability management. So this is what we call as VAPT, which is vulnerability access and pen testing. So this gives you an insight idea that where your network stands, how many gaps are available, how many open holes are available in your network which can be exploited. So this is an exercise which the NEPRA regulation also emphasizes, and you should have in place these things of conducting VAPT, vulnerability scanning and pen testing in your IT environment. And we will talk later on that how you do it in OT, because in OT there's a little bit different scenario as compared to IT. But these are the important points that NEPRA has emphasized, and we should keep in our mind while designing any solution or while designing our roadmap, that we have to cover these things. Okay, a couple of slides on OT safety and security, because a lot of people will be attending, I'm pretty much sure, from plant side, and they have some myths in their minds that we are not like IT, we are air gap, there's no external connection, only authorized employees are allowed to work, and we are not a bank, so nobody would attack us. When we use proprietary protocols, how can you assist us? So these are the things that usually came in the mind of plant operator or whatever the OT looking guys. But these are all actually myths, because in today's world there's no air gap. People are accessing your network either through internet. If you allow, okay, you do not allow internet, fine. You might be allowing someone to come in your environment with your laptop. They might connect some USB. Some vendors who are not available might get connected to through modem or through what we call encrypted way of entering the network. So all these things are opening holes, or all these things are opening something that can other things or can be injected in your network. We are not bank, financial institutions. Yes, no, not every hacker looks around for money. Any critical infrastructures in companies in general and power companies in particular are the target of high or nation state actors or non-state actors, what we call. So these are the things that are no more hold some substantial value, and you have to be very careful, and we have to be very careful in designing the proper OT cybersecurity solution as well.
I will just skip this slide because we have covered all these things because many of plant managers or many of the OT segment or the IT guys says that we have got firewall in place. Yes, firewall is one of the, it's a gatekeeper. It's the first line of defense, but not everything is done by firewall. You have to have that solution. And I explained it in my previous slides, why you use it. You have to keep an eye on different stages, different phases. You have to keep an eye on all the logs. You have to maintain it. So these are things that are not done by firewall. Instead, some other solutions like SIEM solution or by conducting VAPTU, you can come across that what has happened, what are the open things, what are the vulnerable things in your network. So, so this myth of having the firewall does everything no more exist. Okay, so security must be considered as a multi-stage approach to build a layer of defense which combined makes compromise difficult. So this is the key thing. Okay, now how OT solution fits in? It's a very practical way, and then we will move to this roadmap thing. Usually these plants are working in silos in our part of the world, or many few might be connected to one another. But this is the famous Purdue model in which your elements like windmill, firewall, windmill sensors and other things might be different natured and different vendors things, and they all get connected to PLCs or the RTUs, and then they come up and gets connected to the HMI. And HMI usually works interface with the SCADA system, and you make all those master slave things by sitting through HMI. So how OT solutions, how a solution of OT can work in this environment? So what we does that there's a OT box solution because it's not relevant to any particular brand. So whatever be the solution you are looking for and what we also offer, it fits into in this switch which is Ethernet, and it fits into this level 2 level 2 of the Purdue model. And similarly, if you have separate plants, it gets connected here. And if you have got a layer 3, which is usually the collection of the historian data of the Purdue model, what has happened, who has happened, you can connect here. But ideally, what we does that this the OT solution fits in one plant, one box, or it depends upon the architecture. When we go through, when we study with you, and we will find out that what you need and where you need and how many boxes you need and what capacity you need. So what it does, it collects the asset information, whatever connected to the PLCs or to the RTUs or to your the end elements that has been connected, and you are controlling this PLCs and RTUs through these. This OT box collects the information of all these things. It has got some stored intelligence in it, and it compares with it that everything is updated, because in the background, whatever OT solution you are going to acquire, it has to workable with the proprietary protocols which the plant people are using. Like many of you have got ABB system, Schneider system, whatever be it. So these usually the OT solution vendors have got association or have got partnership with all those, so that they can understand their language. So in this way, the first element, which is the important thing of all these assessment, which is the asset inventory, can be done by placing your solution here, and then we can go in detail, because this is not the right forum to study in the technicalities of the system. So this is how you can have the assessment or the asset inventory, and you can find out everything that is available in your network, and everything that can make whose failure can be detrimental to your own production, or that can be used for transferring some malicious thing to your relevant plant, or if you are getting connected to the industry, or if you connected to the national grid, it can be hampered by curbing this thing. So this thing, this is what just the solution part. Okay, now I'll move to the final phase of my presentation, which is the roadmap. Cybersecurity is never too early or late, but it can be disastrous if we take the wrong road. It's very important, because we have to put all our energies and put all our efficiencies and put all our, I would say, knowledge to draft something that is achievable. या आसान अल्फाज में हम ये ना कहें कि जी हम कोई ट्रक की लाल बत्ती लगा दें और उसके आगे जो एक बड़ा कॉमन जुमला है, but it should be achievable, it should be manageable, and it should be something that is that is shared with everyone.
So what our suggestion is, before going to that, what roadmap does, it acts as a guide to an organization's maturity journey. It defines security baseline. And this is what NEPRA has asked, initial stages, you should make a baseline to protect your environment and to protect your devices. And it's all about safety, timeline, actions, documentation leading to ultimate goals. So this is what the roadmap or the purpose of a roadmap ka yahi hota hai. And why it is important? It provides you comprehensive IT and OT security, price portfolio, clear end or destination, timeline, metrics, so that could be followed. Okay, so another important thing to take away of this slide is nobody can calculate risk. We can only estimate, and we can make our decisions based on that. So nobody will say and come to you, Kiji, you have been attacked by 7 attacks, 10 attacks, or 10 in the next one, it will fall to this number. Nobody can do that. But what is important is that we should emphasize, we should assess that what are my vulnerabilities, what are the things which is available, which is running in my setup can be attacked, or it's vulnerable, it's vulnerable. So that needs to be protected. Then there are certain roadmap approaches like ad hoc approach, which is common in our part of the world. It's not programmed, it's just a stop-gap arrangement. And there is gap-based. It was common a decade back. Many standards were followed, and it has a prescribed set of tools. And now the thing that is very common is the third one, which is risk consequences based, which is more accurate and more mature approach. It's a performance-based approach. You can tailor down your program or your roadmap, because every what we need to understand that every plant has different different setups or different sort of infrastructure or different sort of architecture. So we have to make sure that our roadmap fulfills that. And then there is another important to remember that whatever you're spending, a dollar or a rupee, we all know the story of dollar, where it's going and how much it's flying or running away. But we have to make sure that per dollar or per rupee spent is properly managed. I mean, it's giving me the worth of that dollar or whatever its value is. So these are the key things. And the preferred model, as I said, is risk or consequences based. Not all facilities are same, as I just emphasized, and Numan has also emphasized in detail, so that made my task easy. That cyber risk is basically threats into vulnerabilities and consequences. So these are things, these all multiply to create cyber risk. So we have to on our toe, and I mean proper model should be in front of us, so that could help us. So with this, I would suggest the roadmap, and since we have worked with NEPRA as well, and we will further tune it, and we want to share with you that go by step. The immediate step that I'm pretty much sure might have been covered by a lot of your companies is to build a team policy and culture of cybersecurity. There should be a top-down executive level management support, so because everybody is involved in it. The industry-driven SOPs should be in place now, or at least should be studied at what is happening around you. You should have a team that is very, that should be doing this exercise. They should be authoritative, they should be accountable, and they should be given the task. And at the same time, another important point is that whatever we are doing, or whatever any of the steps you are taking, is shared across the board from top to bottom. I mean, you have got IT setup, you have got OT setup. You have people working in OT as plant manager probably, or some other designation. They should also be aware of these things, and they should be taken on board. That what are their pain areas? Because their information and their involvement is very important. Because for them, the first paramount importance is that safety is the first thing for them, as we mentioned previously. So, is this the solution we are going to adopt? Can compromise on the solution or the performance or the operation of it? The clear answer is no. Yes, but we need to justify, and we need to satisfy, and we need to tell them that how can this be taken. It's not like IT, in which we can just go and put the patch. We can even take a minutes down of the server or everything. We just gone through that such thing is not possible in OT. So this things needs to be equally traversed among all team members. Whether in IT or whether in our OT domain, and then in the step 2, which should be not take prevent, which we can utilize the available resources to the maximum production, or to make sure that what is available, which may be called as a low hanging fruit.
okay, what is your current IT setup? How we can further enhance it? Have we made any segmentation in it? Do we have firewalls? As I mentioned, these are the steps which should have been taken by you people, and if not, then you should take now on a very serious note, because we found out in many of the setups there were no firewalls. Firewall is the key thing, is the first line of defense. So if this available, is it working on the full capacity? Is it being updated properly with all signatures? So these are the things in the step 1 and step 2. And then OT setup, you have to make sure that what are the data exchange points that the data is transferred. And then we study the architecture, and then we can recommend you that should it be modified further, should it be protected. I mean, the policy level things can be done in step 2. So these are all the things which I'm pretty much sure everybody we will share with you as well. Another important thing that one has to remember, that in step 2, we emphasize that you should conduct an audit and VAPT in your IT setup. But this kindly wrap up. Sorry. Okay. So just give me 5 minutes and I'll be just wrapping up. So these are the things, and in IT and OT, we have different scenarios. So the same bullet which is used in IT cannot be utilized in OT. So this can only be done when we further interact with you, and we'll find out that in IT में हम VAPT तो कर लेते हैं, OT में हम VAPT नहीं करते, ये pen testing नहीं होती, वहाँ पे assessment होती है किसी standard को सामने रखते हुए. So these are the steps that is important, and we could when we plan this, or implement this roadmap, this will further help us. Similarly, before this, security is not an investment. It's an investment. It's not an expense. Basically, what we invest today will bear fruits in the coming days. So this is the key things. Okay, short and long term may step 3 may, yes, we should the detection layer solution in place, like SIEM solution, SOC solution, and in OT में जो solutions हैं वो practically काम कर रहे हों ताकि हम track कर सकें अपनी IT OT inventory को, regular monitoring controls को, और ये सारी चीजें जो एक SRO का part हैं उसको हम यहाँ पे properly cover up कर सकें. So these are the things which in step 3, and in step 4, it's further. It's a very long term. It's an exercise that keep on growing. कि हम proper goal achieve कर पाएं, and जैसे NEPRA का target है कि जी एक power cert बनाएं और उसमें हर चीज जो है वो share हो रही हो ताकि things happening and for instance, for example, in Garo should not be repeated in Champir and vice versa. So एक इस तरह की centralized चीज करने के लिए we should have all these systems in place, and this will take time. But at least all these exercises can easily be done within 6 months. To be honest with you. Step 1, step 2 should have been done by now. Step 3 and step 4 will not take more than 3 to 4 months. Or step 4 may, yes, it keep on increasing, it's keep on just from getting keep on massaging the data, वो वाली चीज होती है और feedback आए तो उसमें improvement आ सकती है. So in short, these are the roadmaps. I'm sorry I ran short of time, so I will just wrap it up. And the last thing I would say that peace of mind is priceless. Once you have things in place, once you have this roadmap in place, once you have your systems in place, and you feel secure enough, and you feel confident enough, if not secured enough, that now I will take the bull from the horn. So that peace of mind is priceless. So that is the key thing, and there's the last statement. We can also assist you. We can come to you at your place as from Super Secure. We can have information gathering session. We can plan whatever you want and how you want. We can use our expertise and our resources to let you know that what is the best path to be followed. So at the end, I'm just wrapping up. Since we are also a MSSP or a solution provider, we have shaken hand with world-renowned partners. We have got expertise, we have got certified resources, and we can give you a confident solution. Not only these are our solutions and services, as the highlighted ones are directly involved with the one that have been emphasized in the NEPRA SRO. So we can provide you and we can assist you. And this is, and the last, our business partners already having confidence in us, and we feel pride in saying this. So with this, I conclude, and I open to the question and answer session, or any clarity you further want to inquire. So it's open to you, Ms. Purat. शुक्रिया. ऑडियंस में से या वर्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स के अगर किसी के सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं. जी गुरत. My first question to Mr. Numan,
he has mentioned can use the tool number 1 to measure any organization security posture. My question is that on which framework this security posture is built? And my second question is that as Bahia is a university, if any our licensee contact you for demo or some other thing, so what is your business model and how we can come to you or contact you? अच्छा, ये जो intrusion detection system है, basically intrusion detection system is developed to detect any attack or any scanning before attack. ठीक है, तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसके लिए डिफरेंट जो है वो रूल्स होते हैं. ठीक है, रूल्स की डेवलपमेंट एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट फील्ड है. हम रूल डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं. डिफरेंट जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, वो जो रूल यूज़ कर रहे हैं, हम उन्हीं रूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं. हमने जो एम्फेसिस किया है वो ये है कि डिफरेंट डाटा रेट्स के ऊपर हम अपना इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि उनका जो इंटरनल नेटवर्क है, उसका टोटल डाटा रेट जो है वो 1 गिग है, 2 गिग है, अप टू 10 गिग है, तो हम उनको कस्टमाइज जो है वो सोल्यूशन दे सकते हैं. प्लस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लस उनकी नीड के मुताबिक हम उनको रूल सेट दे सकते हैं जो कि उनको प्रोटेक्शन देंगे. इसके अलावा जिसका एक जिसको हम नेटस्पेक्शन कहते हैं, बेसिकली वो एक फ्रंट एंड है जो बेसिकली सिक्योरिटी पोस्चर वो इस तरह से बताता है कि वो अवेलेबल जो रूल सेट है उनके मुताबिक वो ये बताता है कि किस किस तरह के अटैक्स आ रहे हैं. अगेन वो उनको खाली डिटेक्ट करता है, उनको वो प्रिवेंट या रिस्पॉन्स नहीं देता उनका. ठीक है, उस जो पोस्चर है उसकी बेस पे आप फिर डिफरेंट जो रिस्पॉन्स के प्लेटफॉर्म जो उनको यूज करके आप जो है वो रिस्पॉन्स मैनेज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप थ्रेट इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स को यूज करके उनकी जो ब्लैक लिस्टिंग है वो चेक कर सकते हैं. प्लस आपके पास जो अटैक्स जिन आईपी से आ रहे हैं उनको आप ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं. जिन सर्विसेज और एप्लीकेशन से आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं. नुमान साहब, आप बहुत डिटेल में चले गए. आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल उन्होंने पीएचडी पूछा था जो कि आप डक कर गए. आई डोंट नो व्हाई. उन्होंने कहा कि आप एक यूनिवर्सिटी हैं, हाउ कैन यू स्टार्ट सेलिंग सॉफ्टवेयर टू आवर लाइसेंसीज. और अगर आपके पास कोई इजाजत है लाइसेंस बेचने की सॉफ्टवेयर, उसका जवाब तो देना आप. सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ. बेसिकली सर सीधा आ जाना उस तरफ. हाँ जी सर. बेसिकली सर इस तरह से है कि हम जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो हमारे पास एक कमर्शियल एंटिटी है BSTS, बहरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो भी है. ठीक है, तो हम उनके थ्रू कर रहे हैं. हम ऑलरेडी इस फ्रेमवर्क का जवाब था उनके सिंपल से सवाल का सिंपल जवाब ने इतना उसको मतलब हमें दोबारा पूरा सेमिनार दे दिया आपने उस पे. दूसरा सवाल उनका आपसे ये था कि अब अगर हमारे लाइसेंसीज आपको अप्रोच करना चाहें, आपके इस एप्लीकेशन से फायदा उठाना चाहें, तो व्हाट इज द राइट वे कि कैसे आपको अप्रोच करें? बेसिकली अगर आप ऑन साइट चाहते हैं तो डेमोज भी अवेलेबल हैं. अगर आप वुड यू बी विलिंग टू ऑफर डेमोज? क्या मतलब आप एक चीज बना चुके हैं? जी सर. व्हाट इज योर बैकग्राउंड? आप बेसिकली यू आर द डेवलपर. जी सर. तो आपके पास कोई मार्केटिंग की टीम भी है? मार्केटिंग की बेसिकली हमारे पास इस तरह से कुछ इंटर्नीज हैं और हमारे पास एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है. मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट इज प्रीटी मच द सेम. तो हमारे पास मार्केटिंग की टीम भी है और हम जो है वो ऑन साइट डेमोस भी दे सकते हैं. इस पर आप उनका नंबर ले लेना. My contact and the BDM. Why are you silent? You should be the one. So because the question was asked from Mr. Numan, that's why I was saying. ठीक है, तो आप अगर फर्ज करें हमारे 300 प्लस लाइसेंसीज हैं, दे आर ऑल जायंट्स माशाल्लाह. जैसे केई इज वन लाइसेंसी, एटॉमिक एनर्जी इज वन लाइसेंसी, बाबडा इज वन लाइसेंसी. दे आर ऑल जायंट्स. अब अगर आपने कोई अच्छा काम किया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो उन तक वो पहुंचे, तो क्या तरीका कार है? व्हाट इज योर गेम प्लान? बेसिकली हम लोग इस वक्त जो हमारी कमर्शियल एंटिटी है BSTS, जिस तरह इन्होंने बात की, तो हम उनके बिहाफ पे अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हम वो सेल कर रहे हैं. ठीक है, और हमारे पास जिस तरह पहले बताया कि हमने इंटरनेशनल और नेशनल दोनों में डिप्लॉयमेंट की हुई है, तो ऑलरेडी हमारे पास ये सारे सेटअप्स हैं जिस पे हम फॉलो थ्रू करके हम लोग आपके साथ काम कर सकते हैं. सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? हम आपको अपने लाइसेंसीज के साथ कैसे इंट्रोड्यूस कराएं? उनको ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा कि जो आप बोल रहे हैं वो आप कर भी सकते हैं? सर, अगर आपको डिप्लॉयमेंट्स चाहिए, पहले तो हम लोग अगर जिस तरह हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अपना लोकल मैन्युफैक्चर ब्रांड बनाए हैं,
तो हम उसको 3 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए आपको फ्री डिप्लॉयमेंट्स करके दे सकते हैं, जिस पे अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो हम उसको एक सब्सक्रिप्शन बेस की तरफ लेके जाएंगे। ठीक। अच्छा, आप अगर कोई हमें ऐसा वो देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं जो हम नेपरा में इंस्टॉल करते हैं फर्ज करें, और कैन वी ट्रैक ऑल द लाइसेंसीज फ्रॉम नेपरा? सर और अगर जिस लाइसेंसी ने बाद में आना हो उसका एक रजिस्ट्रेशन करवा ले या जो भी है। बिल्कुल सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप इस पे एक बार तो उनसे जरा बात कीजिएगा। ये वही है मॉडल जो हमने कैस्पेस की, क्या नाम है उसका, कैस्पर्स के कैस्पेस की, उसके साथ जो हमने बात की थी। आई होप कि ये लोकल उन्होंने बनाया है तो दे विल बी कंपैरेटिवली मच चीपर देन एग्जैक्टली। द अदर सोल्यूशन। इनके साथ जरा बात करेंगे क्या सोल्यूशन है, उनसे के अंदर आपको एक डेमो दें उस पर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? सेकंड क्वेश्चन आपका एक था ये। सर मेरा क्वेश्चन दूसरा सुहेल हैदर साहब से था। I have received the compliances in which it is mentioned we have follow all the proprietary rules and assessment. But my question is that how your products, any proposed products which you are using can enhance or can stop the attacks except the proprietary or which were not listed in that proprietary controls. ओके, देखिए कोई भी सोल्यूशन हो वो बैकएंड पे एक तो दो चीजें होती हैं जो भी आप जिस पार्टनर का सोल्यूशन या आप हमें असेस कर रहे हैं, सिंस वी आर एन MSSP, मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, वी हैव गॉट सर्टिफाइड रिसोर्सेज, यस, एंड इन द फ्रंट एंड या इन द बैक एंड वी शेक हैंड विद आवर प्रिंसिपल्स। अच्छा, प्रिंसिपल सिलेक्शन में ये बड़ा जरूरी है कि हम उसकी स्ट्रेंथ को देखें कि वो दुनिया भर में क्या करता आ रहा है, या वो चूंकि OT इज समथिंग न्यू इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो कहाँ डिप्लॉयमेंट हुई हुई है, किस किस सेगमेंट में हुई हुई है, और किन प्रोटोकॉल्स के साथ वो काम करता हुआ आ रहा है, या किन कंपनीज के साथ उनके मतलब अलायंस है। तो this needs to be checked and we have checked it. और in addition to this, आप जो कह रही है कि फॉर एग्जांपल कोई एक हमारे लोकल सेटअप में कोई ऐसी चीज आ जाती है which is new to them, which is new for them too as well. So इसके लिए एक जो डेवलपमेंट का डोर है वो ओपन होता है, यानी वो पार्सल्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि वो उनके प्रोटोकॉल्स, उनके लैंग्वेज को समझकर वो चीजें साइबर सिक्योरिटी की चीज इंप्लीमेंट कर दी जाए। तो दिस नीड्स टू बी वेरीफाइड एंड वी आर हियर टू आंसर दोज थिंग्स एंड वी हैव वर्क विद देम कि जी हमने जो कुछ हमने प्लान स्टडी किए जहाँ पे सारे पर्डू मॉडल के पार्ट नहीं थे, कुछ जो था वो जरा वन ऑफ करके चल रहा था या कुछ और इस तरह करके चल रहा था। तो यस, वी हैव टेकन द एश्योरेंस कि जी इसको भी अगर हमने साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में लेकर आना है तो दैट नीड्स टू बी बिल्ड बाय द प्रिंसिपल। एक तो ये आंसर है। दूसरा ये कि देखिए ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स या ICS हो गए, क्योंकि पावर सेगमेंट में जो हम बात कर रहे हैं ये सारे इट्स अ पार्ट ऑफ ICS व्हिच इज इंडस्ट्री कंट्रोल सिस्टम। इट हैज डेवलप्ड एंड इट हैज जो भी एक लर्निंग कर्व से काफी आप आगे चली गई हैं चीजें, अब बहुत मैच्योरिटी की तरफ चली गई हैं। तो देयर इज हार्डली सम मेनी फ्यू थिंग्स जो आप जैसे कह रही हैं उसको भी मैंने कैटर करने की कोशिश की है। एवरीथिंग इज कवर्ड। दीज सॉल्यूशंस फॉलो global standards or global best practices which is common across the world, like NIST 800 framework है आपके जो इसके अंदर OT के अंदर होता है IEC 62443 है। ये इन्हीं की सर्टिफिकेशंस होती हैं जो वो आपको बताती हैं कि जी एक्सपर्ट्स की भी और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। सो आई थिंक दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड। अच्छा सुहेल, आप ये बताइए कि आप व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन नेप्राज रेगुलेशंस, जो हमने ये साइबर सिक्योरिटी के रेगुलेशंस लेके आए हैं, क्वाइट श्योर आपने जी उसको किया होगा। तो एनी सजेशन, एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एनी एप्रिसिएशन, एनी क्रिटिसिज्म? Yes, sir. I mean, it's a wonderful, क्या कहना चाहिए कि step taken by NEPRA under your guidance, और ज़ाहिर है कि एक टाइम के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट भी आती रहती है, और a lot depends, जैसे जो हमारा ख्याल है कि आप बिल्कुल आपने बेसिक चीजें पढ़ी हैं और यही चीज आपने की कि बेसिक लाइन जो है वो कवर अप किया जाए, क्योंकि देखिए we need to understand what are the challenges in power segment. There are a lot. I mean, OT सेगमेंट को एक साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में लेकर आना और फिर वो सारी चीजें उनसे एक्सपेक्ट करना कि जी ये जो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स हैं, एयर गैप है, फला, वो उस मिथ से, उस शेल से निकालने में इट विल टेक सम टाइम। तो व्हाट माय रिक्वेस्ट टू यू दैट यस ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर चैलेंजेस एज वेल। उनको गाइडलाइंस जगह जगह से मुराद है कि स्टेप बाय स्टेप या मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड इस तरह के अवेयरनेस सेशन ज्यादा हो। मतलब अभी तो हमने एक बेसिक को किया, शायद मेरा सेशन रिपीटेटिव भी था, मैंने ये 2-3 दफा किए थे, बहुत से लोगों को शायद मैंने कुछ इंप्रूवमेंट तो की थी, लेकिन दिस प्रोसेस शुड कीप ऑन गोइंग अनलेस वी कंक्लूड समथिंग। क्योंकि हम ये करते हैं कि वो कंक्लूजन या गोल्स को सामने रखते हैं, हम बस एक आगे जो मैंने कहा ना कि ट्रक की लाल बत्ती अक्सर होती है कि उसको हम फॉलो करते रहते हैं।
सो गोल्स शुड बी केप्ट इन माइंड। आपने बड़ा अच्छा किया है कि जी गोल्स और वो बता दिए हैं कि जी एक बेसिक लेवल को आप कवर करें, और इस स्टेज पे आपने किसी फ्रेमवर्क का नाम नहीं लिया। आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर यू पीपल टू थिंक ओवर इट कि जी इस ओटी में कौन सा फ्रेमवर्क है जिसको फॉलो करना चाहिए। ये सोल्यूशन जो मैडम का भी क्वेश्चन था कि जी वो कंपैटिबिलिटी कैसे लेकर आई जाए, क्योंकि आपने वो दो सेगमेंट्स को कंबाइन करना, आईटी एंड ओटी को। आईटी इज ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ओटी नीड्स टू बी अपग्रेडेड टू दैट लेवल। सो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन एंड सजेशन। ये सुहेल, असल में हमारा इशू ये है कि हमारे जो बहुत सारे पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, दोज आर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। कोई सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट है, कोई यूएई की है, कोई जापान की है, कोई कोरिया की है, और लॉट्स ऑफ देम आर फ्रॉम चाइना। तो हम वी एब्सोल्युटली डोंट वांट टू डू माइक्रो मैनेजमेंट। हम किसी को ये नहीं कहना चाहते कि आप ये फॉलो करें या वो फॉलो करें। हम उनको ये बता रहे हैं कि जी आपने एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन करना है अपने प्लांट पे। अब आप कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ये दिस इज योर प्रेरोगेटिव, आप खुद करें। तो हम वहां नहीं जाना चाहते। अभी हम इसको ओपन रखा हुआ है, क्योंकि जितना हम इसको ज्यादा टारगेटेड करेंगे उतना फिर इसमें मुश्किलात के चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी तो हम उनको सिर्फ बेसिक, जैसे आपने बात कही, और with our very limited wisdom on this subject, मैं असल में अबू धाबी में रहा हूँ 20 साल। वहाँ पे नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एक बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का एक मॉडल बनाया था, जिसमें हमने कोई 5-6 साल लगा के उसके सारे रेगुलेशंस डेवलप किए थे। साइबर सिक्योरिटी वाज अ पार्ट ऑफ इट, और उसमें बहुत सारी फिजिकल सिक्योरिटी भी थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा कि इसको हमें कवर करना चाहिए। पहले मुझे पता चला कि ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इसको करेगी। काफ़ी दिन तक हम उसको वेट करते रहे, व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू टेक माय जॉब इनटू ग्रिप्स। फिर जब मैं थोड़ा स्टेबल अपनी जॉब में हो गया, तो फिर मैंने बाकी इनिशिएटिव भी लिए, जैसे शायद शुरू में बताया था। फिर ये भी क्रिटिकल एक वो है जिसका नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोटेक्ट करना है। तो अभी दिस इज डेफिनेटली द बिगिनिंग ऑफ दिस गेम, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। तो आप जैसे लोग हमारे, और आप भी नुमान साहब, मिलके हमारी मदद करें। अगर आप समझें कि कोई फर्दर कमेंट्स देने की, तो रेगुलेशंस की ब्यूटी ये है कि नेपरा कैन चेंज रेगुलेशंस एवरी डे। वो हमारी चीज़ है। रूल्स होते हैं या गाइडलाइंस, वो जो रूल्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ होती है या एक्ट होता है, वो हमारे उससे बियॉन्ड होता है, वो गवर्नमेंट करती है। तो रेगुलेशंस का सबसे बड़ा फायदा यही है। और हमारी जैसे मैंने कहा कि जितनी हमारी लिमिटेड विजडम थी और जितना हम चाहते थे कि इसको सिंपल रखें, उस पर हमने इसको बनाया है। आपके कोई कमेंट्स हमारे इस पे रेगुलेशंस पे? सर, जिस तरह के सर ने इसमें पॉइंट आउट किया है कि जब हम बात करते हैं ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी की, तो इसमें डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। तो मुझे यही है कि कुछ अगर मैं देखूं तो इसमें जो कुछ कंट्रोल्स हैं वो मुझे 27001 से मिले हैं। कुछ जो कंट्रोल्स हैं वो मुझे ओटी से मिले हैं। तो मेरे ख्याल में सर ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि हमें जिस तरह कि आपने कहा कि अगर हम एक तरफ नहीं जा सकते, लेकिन हमें किसी भी अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो हमें फ्रेमवर्क्स जो है ना आइडेंटिफाई करना मेरे ख्याल में इसलिए ज़रूरी है कि वो इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है। अगर हम बात ये करें कि एक्सपर्ट्स की बात करें तो वो बेसिकली हर एक फ्रेमवर्क के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक, थैंक यू। चलिए, और कुछ कोई सवाल? ये यूजर यूजर सवाल करना चाह रहे हैं कोई? अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। सर, बस ये मैं चीज़ कंफर्म करना चाह रहा था कि हमारी जो इंडेक्सेशन होती है इनवॉइस के अंदर, तो उसमें इंश्योरेंस कंपोनेंट इंक्लूड होता है, लेकिन ये चीज़ उसका पार्ट नहीं है साइबर सिक्योरिटी। तो ये इतने एक्सटेंसिव जो हम अखराजात प्लांट सारे करेंगे, तो क्या इसका भी कोई इंडेक्सेशन का पार्ट बनाएगी नेपरा टैरिफ के अंदर? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो है वो तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपका जितना O&M का खर्चा होता है वो तो नेपरा दे ही रहा है आपको। तो आप के अगर कोई जायज़ खर्चे एक्स्ट्रा इससे होते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, आप हमारे साथ ज़रूर डिस्कस करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि आईटी की मद में, विच इज़ पार्ट ऑफ द O&M, नेपरा ने आपको ये पैसे ऑलरेडी दिए हुए होंगे। और अगर कोई इसको नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल है नेपरा को देखना चाहिए
कि वो इस पे काम क्यों नहीं हो रहा। तो बहरहाल लेकिन ये मैं आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि नेपरा इज ऑलवेज ओपन टू डिस्कस एनी जो आपकी जायज़ ज़रूरत है उसको देख सकते हैं हम। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि अगर आपके पास पैसे हैं या नहीं है तो आप साइबर अपने उसको जो है वो सिस्टम उसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपने ओरिजिनली हमारे पास O&M में लाना चाहिए था कि भाई आपने अपने जो ये ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है या आईटी है इसको आपने प्रोटेक्ट कैसे करना है। जी नेक्स्ट कोई और साहब? नहीं, चलो ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं। अब मैं चेयरमैन नेप्रा से गुजारिश करूंगी कि वो स्पीकर्स में एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट की तकसीम के लिए तशरीफ लाएं। जी 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 नुमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके बिजनेस डेवलपमेंट साहब, आपका नाम नहीं मुझे पता, सिराज, आपका बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज जो हमने लर्न किया वो बेसिकली ये है कि जो हम कहते हैं कि हम ग्लोबल विलेज बन गए हैं और हम बहुत करीब आ रहे हैं, दुनिया एक बहुत सिमट गई है, करीब आ रही है। तो फिजिकली हम करीब नहीं हुए कि अमेरिका से पाकिस्तान का डिस्टेंस कम नहीं हुआ, लेकिन विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम वी आर लाइक अभी जैसे मेरे घर मेरी साली के घर क्या पका है अमेरिका में वो मुझे पता होता है, मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे नेबर्स में क्या हो रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कनेक्टिविटी। जो लेकिन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कमिंग विद अ प्राइस। प्राइस उसकी है कि ईच टाइम हम जब भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स, चाहे वो हमारा मोबाइल फ़ोन हो, हमारी ये ऑनलाइन बैंकिंग हो, हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो लेकिन बात यह है कि जैसे मैं कॉपी करता हूँ यूएस वेल के अल्फाज, वी हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। ये नहीं हो सकता कि आज हम अलग थलग बैठ के दुनिया से रहें, और दुनिया में आपको रहना है तो ये सारी मॉडर्न चीज़ें जो है इसको आपको अडॉप्ट भी करना है, लेकिन उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करना है। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द की सब्जेक्ट एरियाज जिसपे कि हमने काम करना है। हमारे जितने ये मल्टी मल्टी बिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं जो कि इस कौम ने अपना पेट काट के लगाए हैं, जो कि पिछली नस्लें और ये वाली नस्ल और आगे वाली नस्लें आने वाली जो है वो इसके जो है वो पेमेंट करेंगी। तो ये लगा लेना तो एक काम था, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करना ये एक और काम है। तो चूंकि वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये सारी कनेक्टिविटी चाहे वो हमारे जनरेशन वाली साइड पे हो, प्रोडक्शन हो, हमारे जो रोटेटिंग इक्विपमेंट हो या रिलेज हो, इवन जो भी है वो एक्सपोज्ड हैं। फिर ट्रांसमिशन जिसमें स्कैडा सिस्टम वगैरह है, आपका पीएलसीज हैं वो एक्सपोज हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो एक्सपोज्ड है। ठीक है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि हम कोई बैंक नहीं है जिसपे कि ट्रांजैक्शंस हमारी कोई डेटा लेके तो उसको हमें मॉनेटरी को इम्पैक्ट उतना सीरियस हो सकता है। लेकिन अगर इफ समबडी प्लेज विद आवर नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो इटसेल्फ उसका लॉस जो है वो काफ़ी व्हाट इज द राइट वर्ड, कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है हमारे लिए। तो इसलिए ये नेपरा ने सोचा आपके लिए रेगुलेशंस बनाई हैं। इसके अलावा सर्ट जो है वो पावर सेक्टर की सर्ट, उसके लिए कुछ नाम हमारे पास आ गए हैं। नेपरा की अपनी सर्ट वो भी रेडी है, और इंशाल्लाह हमने वो पता नहीं क्यों अनाउंस नहीं की, क्यों नहीं की, अथॉरिटी मीटिंग के लिए इंतज़ार करिए जी। वो तो वो इंशाल्लाह 31 दिसंबर आपके लिए डेडलाइन थी, लेकिन चलें तो उसको आप जल्दी से जल्दी नोटिफाई करवाएं ताकि हम वी लीड द एंटायर पावर सेक्टर फ्रॉम द फ्रंट। दूसरों को कहना कि जी आप ये काम करें और खुद हमने किया हुआ ना हो, तो इट डजंट लुक नाइस। तो पहले हम सबसे पहले हम अपनी नेपरा की सर्ट बनाएंगे। सर्ट्स मींस कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो उसके बाद फिर हम पावर सेक्टर की सर्ट बनाएंगे जिसमें बेहतरीन हमारे पावर सेक्टर के जो ब्रेन्स होंगे उनको हम लेंगे, और उसका मकसद ये है उसको ना सिर्फ हम यूज़ करेंगे कोई इंसिडेंट हो तो उसके बाद हम उसको इंफॉर्मेशन को डिसिमेट करें, बल्कि उसको हम एज एडवाइजरी बोर्ड के तौर पे भी लेंगे और उनके साथ बड़ी रेगुलर एक मीटिंग्स भी करेंगे, जिसमें नेपरा तो एक इदारा है, लेकिन बेसिकली असल जो हमारी आप समझें क्रिटिकल एसेट्स जो हैं वो तो हमारे जितने लाइसेंसीज हैं उनके पास है। तो इंश्योर करेंगे कि वो एक प्रॉपर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ रखें, जैसे अभी उन्होंने दिखाया कि हमारे रेगुलेशंस में मौजूद है। और फिर हम इंश्योर करेंगे
कि ये काम जो है वो बड़े प्रूडेंटली प्रोफेशनली हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये हमारा हक नहीं है बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारी जो औलाद का रिस्क है, जो चीज़ से आ रहा है, उसमें एक चीज़ ये भी शामिल है कि ये वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के बाद हम उसकी प्रोटेक्शन भी करें। तो पाकिस्तान में बेस्ट ब्रेन्स अवेलेबल है माशाल्लाह, पूरे दुनिया में पाकिस्तानी इस फैले में जहाँ वही सारे काम कर रहे हैं। तो ये हम पे फर्ज है कि हम अपना मुल्क के अंदर भी अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करें। विद दिस जी, भाई वंस अगेन आई से थैंक्स टू माय स्पीकर्स और हमारी टीम जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। विल कंटिन्यू इंशाल्लाह, होपफुली नेक्स्ट वन विल बी इन फरवरी। तो इस सीरीज को, साइबर सिक्योरिटी की सीरीज को अलग चलाएं, और वैसे ओवरऑल आईटी के बारे में भी और भी कोई अच्छे टॉपिक्स हों तो उन पर भी काम करें आप। अभी एक इंशाल्लाह एक मेरे पास आई थी खातून जो कि शी इज होल्डिंग मैनी पोर्टफोलियोज, वो इवेंट्स मैनेजमेंट की भी बड़ी वो हैं चैंपियन। तो वो एक हमारे साथ करना चाह रही हैं स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ग्रिड्स एंड स्मार्ट मीटरिंग। तो इतना स्मार्ट जो है ना वो इंशाल्लाह ये 24 को या 26 को, वट एवर, मैंने आपको भेजा था शायद। तो वो मैंने उसको दिया अथर को टेक्निकल डिपार्टमेंट में। दे विल टेक द लीड फ्रॉम नेपरा, लेकिन चूंकि वो बड़ा प्रीडोमिनेटली आईटी, वो मोस्टली आईटी है, तो आप भी उसमें उनके साथ अथर के साथ कोऑर्डिनेट कर लें। और इसके अलावा वो पावर विद इक्वालिटी पे 8 मार्च को होता है, आपको पता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे। उस दिन जो है ना वो एक करना चाह रही है हमारे साथ। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। वो उसमें वो पूरी इंडस्ट्री को भी बुलाएंगी। विद दिस जी, आई क्लोज टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।